नमो नमः। अहम वैद्या सारिका अस्मि। चिकित्सालय में चिकित्सा करते वक्त हमारे पास सभी तरह के रुग्ण आते हैं। तो खालित्य पालित्य से लेकर आत्तिक अवस्था कैंसर तक के रुग्ण भी आपको ट्रीट करने पड़ते हैं। तो ये सब आपकी स्टेजेस हो जाती है अनुभव के तौर पर। लेकिन प्रारंभ में ये व्याधियाँ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने खड़े हो जाती है। तो इन व्याधियों का क्या है ना कि इमरजेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी नीड है। तो क्यों है, कैसे है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस सब का हम अभी इस व्याख्यान में अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रारंभ करें। अभी हमारी फ़ोटो जो आधार कार्ड पे होती है, सबके पास अभी आधार कार्ड है ना। आधार कार्ड पे हम जैसे दिखते हैं, जितने खराब वैसे हम नहीं होते। और फेसबुक पे जितने खूबसूरत सुंदर हम दिखते हैं शायद वैसे भी नहीं होते। ऐसा एक जोक मैंने बीच में पढ़ा था, सही है ना। तो हम एक्चुअल में कैसे दिखते हैं, ये सौंदर्य जो है, ये सौंदर्य की परिभाषा क्या है? क्या ग्रंथ में सौंदर्य शब्द आया है? ग्रंथ में कहीं भी सौंदर्य शब्द का उल्लेख भी नहीं है। तो सौंदर्य चिकित्सा कैसे करेंगे? चिकित्सा व्याधि की होती है, सौंदर्य तो प्राकृत है, अपेक्षित है, बराबर है। तो सौंदर्य चिकित्सा नाम का ना कोई अध्याय है, ना कोई व्याधि है, ना कोई उसका वर्णन है। तो हम क्या देखने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी देखिए, ये शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखा होगा। ये पिक्सी फॉक्स है जो प्लास्टिक सर्जरी के एडिक्ट है और बहुत सारे उसने प्लास्टिक सर्जरी की है कि जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उसमें उसका नाम बहुत ऊपर आता है कि उसके लिए उसने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। सो कैन यू बिलीव, उसको देख के, शेप देख के आपको अभी तक समझ में आया होगा कि उसने क्या किया है। बार्बी डॉल देखी है आपने, सब ने देखी होगी। तो बार्बी डॉल का जो शेप है वो शेप पाने के लिए उसने अपने खुद के 6 रिब्स रिमूव किए हैं और वो खुश है इस शेप से लेके। उसकी माँ, अगर वीडियो आप देखेंगे तो बहुत रोती है। तो क्या ये सब सौंदर्य के अधीन आता है, सौंदर्य के अंदर आता है? ये सब हमें वैद्य होने के नाते ये सब हमें उसका अनुकरण करना चाहिए या उसका सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सौंदर्य, अगर हम भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करें तो भारतीय शास्त्रों में सौंदर्य शास्त्र ये अध्यात्म शास्त्र का या तत्व ज्ञान की एक शाखा है। तो सौंदर्य जो इंद्रिय सौंदर्य है, इंद्रिय सौंदर्य यानी क्या? जो इंद्रियों को बोध होता है, सब कुछ, सभी ज्ञान ये इंद्रियों से होते हैं। उसमें प्रधान है नेत्र, चाक्षुष प्रत्यक्ष और उसके साथ में श्रावण प्रत्यक्ष। जब इनका ज्ञान, इनके द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है तब हमें कैसा आनंद मिलता है? मनोमय आनंद मिलता है। तो सौंदर्य की अभिव्यक्ति शरीर और मन, इनका साहचर्य है। शरीर और मन जब साथ में होगा, शरीर और मन का प्रसन्नत्व ही सौंदर्य है। हम आपके कौन सब ने देखा होगा, तो उसमें अगर आप सुनेंगे माधुरी दीक्षित का ऑडियो तो उसमें वो कहती है कि हमें खूबसूरत बनाया लता दीदी के आवाज़ ने, हम खूबसूरत दिखने लगे उनकी आवाज़ की वजह से। तो दिखने के लिए जो सुंदर है, सुंदर उसमें भी क्वेश्चन मार्क है, वो अलग से बात करेंगे कि वो जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है उसमें श्रावण प्रत्यक्ष बहुत ही आवश्यक है। एक्चुअली एवरीथिंग हैज़ ब्युटी बट नॉट एव्हरीवन कॅन सी। जसं दर्जा हा समोरच्याचा नसतो, दर्जा हा आपला स्वतःचा असतो आणि ती व्यक्ती जे बोलते त्यावरून त्या व्यक्तीचा दर्जा निश्चित होतो। त्यामुळे तिने कोणाचा दर्जा काढणं जसं योग्य नसतं, तसं समोरच्याचं सौंदर्य हे त्या व्यक्तीमध्ये असतंच। त्यामुळे कोणी त्याला स्टेट करण्याची गरज नसते। हे सौंदर्य म्हणजे काय? ये सौंदर्य यानी क्या?
तो जैसे अभी हम आयुर्वेद में उसका वर्णन करने वाले हैं, तो दो सुंदर बॉक्स है, ठीक है। एक बड़ा बॉक्स है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग इन्वॉल्व करते हैं और एक छोटा है। तो ये बड़े बॉक्स में अगर ये छोटा बॉक्स हम बिठा देंगे तो वो आराम से बैठ जाता है, लेकिन अगर गलती से भी हमने ये बड़ा बॉक्स छोटे बॉक्स में बिठाने की कोशिश की तो ये बड़ा बॉक्स या बड़ी फ्रेम टूट जाती है। इसका मतलब क्या है कि आयुर्वेद के सिद्धांत तत्व इतने बड़े हैं, कुछ कुछ तो अतर्क्य है, तो उनको जानबूझ के मॉडर्न किसी कंसेप्ट में ठोसना, बिठाना, उस अनुसार इन तत्वों का अभ्यास करना, यानी आयुर्वेद के तत्वों को मोड़ने की जैसे। तो जो आयुर्वेदिक हम देखने वाले हैं तो आयुर्वेद के ही तौर तरीके से, आयुर्वेद के ही सिद्धांतों से हम पढ़ने वाले, तभी वो फ्रेम या वो शास्त्र बिना किसी भी शंका के हमें सहायता करता है। तो अभी ये सब कोई चाहता है क्या सौंदर्य चिकित्सा में, क्या आयुर्वेद शास्त्र में ये हम चाहते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। हमें सौंदर्य चिकित्सा की जो भी आज समाज में प्रतिमा है उससे जाके हट के आउट ऑफ द बॉक्स हमें सोचना है। तो क्या करना है हमें? सौंदर्य यानी क्या? जब सौंदर्य के व्याधि हम देखते हैं हमारे चिकित्सालय में तो वो कौन कौन से हेड के अंदर आते हैं। एक तो त्वचा के निगड़ित, त्वचा सबसे बड़ा इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय है, उसके व्याधि इसमें आते हैं। दूसरा है सिर के व्याधि, वो कौन कौन से वो हम आगे देखेंगे, और वो भी प्रधान इंद्रिय है। उसके बाद में हस्त और पाद के अन्य व्याधियाँ जो सौंदर्य के अधीन आती है वो कर्मेंद्रिय, और सबसे महत्वपूर्ण मन, उभयेंद्रिय। इन सब इंद्रियों की विकृति होने के बाद उनकी चिकित्सा हम कैसे कर सकते हैं, उसका सभी का दोष दुष्ट स्थान संश्रय और उसकी चिकित्सा स्थानिक सार्वजनिक ग्रंथ में दी हुई है। तो सौंदर्य नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन समाज में सौंदर्य से लेकर जो जो कंप्लेंट्स आती है उन सब विकारों के इसके अंदर हम अभी अध्ययन करने वाले हैं। तो कौन कौन सी ऐसी समस्या है जो सौंदर्य के अधीन आती है, लेकिन हम चिकित्सक होने के नाते उन्हें कौन कौन से व्याधियों में देख सकते हैं। तो उसमें मुख रोग है, शिरोरोग है और क्षुद्र रोग है। सभी व्याधियाँ इसमें समाविष्ट हो जाती हैं। तो क्षुद्र रोग में मुख दूषिका बहुत कॉमन है, तिलकालक, मशक, चर्मकील। तिलकालक, मशक और चर्मकील ये स्टेजेस है। तिलकालक जो वेदना रहित होता है और त्वचा के ऊपर ही होता है। तिलकालक से, तिल के आकार का, तिलकालक से बड़ा जो होता है वो मशक, मस्सा भी बोलते हैं, उसका उत्सेद ज़रा ज़्यादा होता है, और उससे भी बड़ा उत्सेद जिसमें होता है वो होता है चर्मकील। जतुमनी, लांछन, ये भी त्वचा के ऊपर के दाग ही है। जतुमनी ये सहज है, लांछन भी सहज है, यानी जन्मतः उत्पन्न है। जतुमनी जो है वो लाल रंग का होता है तो दाग ही है। लांछन वो काला या सफ़ेद हो सकता है और वो जन्मतः होता है। आगे व्यंग, ये भी बहुत कॉमन है व्यंग व्याधि, उसके लिए भी ग्रंथ में बहुत सारे ट्रीटमेंट और लेप बताए। कदर, उपनख, कुनख। उपनख जो है उसमें, कदर तो सबको पता होगा, उपनख जो है उसमें आघात की वजह से नख के नीचे का, नाखून के नीचे का मांस का जो पाक हो जाता है उसको उपनख बोलते हैं। कुनख, उसमें भी वो काला पड़ जाता है आघात के वजह से भी, तो उसको कुनख बोलते हैं। और अलस, उसका आगे हम देखेंगे, अलसिका चिकला भी बोलते हैं मराठी में उसे। मुख रोग में ओष्ठ व्याधि और दंत व्याधि इस व्याख्यान के वर्ण विषय के अंदर इतना ही आता है। शिरोरोग, कपाल व्याधि कौन कौन से? अरुणशिका, दारुणक, इंद्रलुप्त, खालित्य और पालित्य। इसके सिवाय चेहरे के ऊपर मुख दूषिका जाने के बाद या उसकी ट्रीटमेंट करने के बाद
स्किन स्पेशलिस्ट के, वहाँ पर जो खड्डे आते हैं उसको बोलते हैं अतिलोम विपादिका। अतिलोम एक अष्टोनिंद्रिय में से एक है। विपादिका, वली और अक्षिकुट कार्ष्ण, ये थोड़े दूसरे व्याधि हैं। आयुर्वेद में इसका सौंदर्य चिकित्सा का परिपूर्ण सर्वांगीण विचार कैसा किया है कि सौंदर्य हम अगर दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत्त और आहार, इनका अगर हम बैलेंस रखेंगे, इन विधियों का अगर हम पालन करेंगे तो ये व्याधियाँ उत्पन्न होती ही नहीं हैं। अगर उत्पन्न होती भी है इन गलतियों के वजह से, तो उसकी चिकित्सा वर्णन किया है। अभी दिनचर्या में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठ है। अगर आपको स्वास्थ्य का पालन करना है, स्वास्थ्य रखना है, तो जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठना और रात को न जगना, इनके सौंदर्य के कौन कौन से हेतु है मैं आगे बताऊंगी। दंत धावन, दंत के रिलेटेड जो कंप्लेंट्स आती है उसमें अगर काष्ठ का उपयोग करें तो उत्तम है, नहीं तो दंत मंजन का, चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। ग्रंथ में अलग अलग द्रव्य बताए गए हैं, निम्ब है, खदीर है, यष्टि मधु है, करंज है। इन सब द्रव्यों का हम मिला के दंत मंजन बना के दे सकते हैं। गंडूश, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गंडूश की वजह से, जैसे मैंने कहा, श्रावण, स्वर का बल उत्तम होना चाहिए। अगर वदन का उपचय कोई चाहता है तो कोई भी लोशन या क्रीम वो वदन का उपचय नहीं करती, उसके लिए आपको गंडूश करने की बहुत ज़रूरत है। जो हमेशा नित्य गंडूश करता है उनके ओष्ठ कभी भी स्फुटन नहीं होते, तो क्रैक लिप्स के कंप्लेंट्स इसमें नहीं आते और दंत क्षय भी नहीं होता और उनके मूलक उत्तम दृढ़ हो जाते हैं। अंजन, जैसे रसांजन, सौवीरांजन नित्य दिनचर्या में बताए गए हैं, उसका पालन करना चाहिए। नहीं तो हम क्लिनिक में त्रिफला का काजल बनाते जो कम्प्लीटली नेचुरल है वो हम उनको देते हैं। अभ्यंग, अभ्यंग सिर्फ अभ्यंगों को लेके स्पा इंडस्ट्री में बहुत बड़ा आर्थिक व्यवहार होता है, सिर्फ यही चीज़ लेके। तो कभी क्या होता है, मराठी में कहते हैं अति परिचयात अवज्ञा, तो हमें अभ्यंग, अभ्यंग स्नेहन ये पता होने की वजह से उसको उतने रिस्पेक्ट से उस कर्म को देखा नहीं जाता। हम यहाँ ये पूर्व कर्म लेकर ही करते हैं, लेकिन जो नित्य अभ्यंग करता है, आप देखेंगे रिज्यूनेटिंग थेरेपी जो है, जरा हर किसी को भी बूढ़ा नहीं होना है, वार्धक्य कोई भी नहीं चाहता है। जो ये नहीं चाहता उनको क्या करना चाहिए, तो नित्य अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग करने से आयु पुष्ट हो जाती है, त्वचा सुत्वक हो जाती है। तो कोई भी अगर आपको स्किन के लिए पूछता है कि मेरी स्किन रफ है, ड्रा है, उसको आपको सुकुमार करनी है, तो आपको अभ्यंग पहले देना चाहिए वैद्य होने के नाते। और स्पर्श भी कैसा हो जाता है, उनका सुस्पर्श होता है, अंग उपचित हो जाता है। और अभी आप देखेंगे आगे, प्रिय दर्शना, अच्छा दिखना है किसी को तो क्या करना चाहिए, आपको नित्य अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग के लिए आप तिल तेल का भी यूज़ कर सकते, या फिर बहुत सारी सिद्ध औषधियों से सिद्ध बना के तेल का भी हम प्रयोग कर सकते। स्नेह, यमक स्नेह तेल, घृत, सिर्फ घृत, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ये चिकित्सालय में हम अमृता, शतावरी, अनंता, आमल की इसका अभ्यंग तेल बनाते हैं। व्यायाम जो है, नित्य जो व्यायाम करता है, हमें देख के ही सामने वाली व्यक्ति व्यायाम करने वाली है या नहीं समझ में आती है, क्योंकि विभक्त घन गात्रत्व ये जो है, जिसके लिए बहुत सारे लोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा और अपना आरोग्य खो देते हैं सिर्फ व्यायाम करने से। व्यायाम कोई भी तरह का हो, व्यायाम के जो ग्रंथ में नियम बताए उन सब का पालन करते हुए हमें ये करना चाहिए। और योगासन भी हम कर सकते हैं। मेद का क्षय होने के लिए व्यायाम के सिवाय कोई भी अन्य उपाय नहीं है। तो अष्टनिंद्रिय में जो स्थौल्य और कार्श बताया, वहाँ स्थौल्य की सब चिकित्सा मेद का क्षय करने के लिए कहा है। अगर आप किसी का मेद का क्षय करना चाहते हैं, उस तरह से उसकी चिकित्सा करना चाहते हैं, तो उसके चिकित्सा के प्लान में आपको व्यायाम का अंतर्भाव करना बहुत ज़रूरी है। उद्वर्तन, ये बहुत ही बड़ा
हमारे हाथ में रहने वाला शस्त्र है, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छी चिकित्सा कर सकते हैं। मेधसः प्रविलायनम, मेध का विलापन करने वाली ये उद्वर्तन है। नित्य उद्वर्तन जो करता है उसके अंगों की स्थिरीकरण बहुत अच्छी होती है और त्वचा भी प्रसादकर, प्रसाद यानी क्या, मलहीन, मल विरहित, निर्मल ऐसी त्वचा करने में ये परम है यानी श्रेष्ठ है। उद्वर्तन का प्रयोग वैद्य होने के नाते कितने लोग करते हैं, डेली उद्वर्तन का प्रयोग कितने लोग करते हैं? अभी ये इंटरैक्टिव सेशन होता तो मैं पूछ लेती, अभी ये वन साइड हो जाता है, तो आप खुद को ये क्वेश्चन मन में पूछ लीजिए कि सबसे पहले तो ये चिकित्सा खुद की है, उसके बाद में हम सामने वाले रुग्णों की करने वाली है। तो उद्वर्तन का हमारे नित्य प्रयोग होना चाहिए। हम चिकित्सालय में लोध्र, रजनी, चंदन, यष्टि, अनंता, तरुणी, मंजिष्ठा, मुस्ता और कचोरा, इन सब द्रव्यों का प्रयोग करके उद्वर्तन करते हैं। तरुणी यानी गुलाब पुष्प। स्नान करते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि शरीर का पूरा कंडू, मल और श्वेत, इनका हरण करने वाला सबसे बेस्ट उपाय क्या है, तो स्नान है। उसके लिए स्नान मन्या के नीचे ये उष्ण जल से करना चाहिए और उस शरीर के ऊपर मतलब शिरस्थान पे कभी भी गर्म जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से केश का हरण हो जाता है। केश के जब कंप्लेंट्स आपके, ये क्यों हम देख रहे हैं सब, क्योंकि जब ये कंप्लेंट लेके आपके सामने रुग्ण आने वाला है तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये व्याधि उत्पन्न होने में उसने किस विधि का पालन नहीं किया है। सिर्फ आप अगर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स का ही उनको देते रहे, विधि कौन सी पालन नहीं की, कौन से हेतु उसमें हुए, वो अगर नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तो आपकी चिकित्सा सफल नहीं होती है। एक बार आपको ये पता चले कि केश का बल कम करने वाले कौन कौन से कारण हैं, अगर वो गर्म पानी से स्नान कर रहा है सिर के ऊपर तो उसका पालित्य खालित्य निश्चित है, तो ये हेतु हमें उसमें से कम करना चाहिए। और स्नान जो है ओजस्करम हितम है। ओज यानी सब धातुओं का तेज है। ये तेज कोई भी आहारीय या चिकित्सा द्रव्य नहीं है, ये विहारीय द्रव्य है। विहारीय द्रव्य से ओज हमारा परम बढ़ता है। तो आप देखिए कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो उठने के बाद तुरंत स्नान नहीं करते, तो वो विधि के खिलाफ है। शिरोभ्यंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो नित्य शिरोभ्यंग करते हैं उनको न खालित्यम न पालित्यम न केशाः प्रपतन्ति च, मतलब आप देखिए केश के कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे ही नहीं अगर वो शिरोभ्यंग करते हैं। कितने सारे ऐसे रुग्ण होते हैं 90% कि जिन्होंने जो कंप्लेंट्स लेके आते हैं खालित्य पालित्य केश गलने का या सभी, उसमें शिरोभ्यंग न करने का हेतु हमें दिखता है। तो शिरोभ्यंग आप देखिए स्नेहार्द शिरसः, मतलब पूरा सिर गीला होना चाहिए आपके स्नेह से, ऐसा शिरोभ्यंग करने को कहा है। एक 100 ml की बोतल आप रुग्ण को देते हैं, आपके पेपर पे सब लिखा होता है। रुग्ण अगर महीना वहाँ हमारे पास तेल है, हमारे पास तेल है, यही अगर यूज़ करता है तो इसका मतलब वो अच्छी तरह से शिरोभ्यंग नहीं करता है, तो फिर आपको चिकित्सा में सफलता नहीं मिलती है। शिरोभ्यंग नित्य करने से इसका ही हम चिकित्सा में आगे इसकी बड़ी स्टेप हम करने वाले हैं। दृढ़ मूल और दीर्घ हो जाते हैं, कृष्ण भी हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए सुत्वक भवति च आनन। कभी सोचा है शिरोभ्यंग करने की वजह से मुख की कांति या त्वचा ये सुकुमार हो जाती है, तेजस्वी हो जाती है। तो कितने सारे रुग्ण में हमने देखा है कि तारुण्य पीटिका की कंप्लेंट है और उनका हेतु एक है कि वो शिरोभ्यंग नित्य नहीं करते हैं। तो हमें वो पहले रूल आउट करना चाहिए ताकि हमें 100% उसमें सफलता मिलती है। पाद शौच, आप देखिए पाद शौच कहाँ पे है, पाद सबसे अधर शाखा है वो, और उससे क्या होता है, सबसे प्रधान इंद्रिय सिर पे उसका इफेक्ट दिखता है। मेध्य है वो, मेध्य यानी धारण शक्ति, ग्रंथादि जो हम धारण करते हैं उससे हम परीक्षा कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति की मेधा क्या है। ब्यूटी विथ ब्रेन ऑलवेज एक्सेप्टेड, क्योंकि हमें अपना सिर अच्छा रखना है। कलिनाशनम यानी यहाँ पे सब मल का नाशन,
और लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी कांति, कांति उत्पन्न हो जाती है, पवित्र है, आयुष्य है। पादाभ्यंग, पादाभ्यंग बहुत सारे व्याधियों में हम यूज़ करते हैं चिकित्सा के तौर पे और घर पे देने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप देखिए खरत्वम और रोगक्षम, ये जो पाद की कंप्लेंट से बहुत सारे लोग आते हैं, उनमें हम ये पादाभ्यंग यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से पाद की त्वचा सुकुमार हो जाती है और दृष्टि की भी प्रसाद उससे मिलता है। जो लोग नित्य पादाभ्यंग करते हैं उनकी कभी भी पाँव की त्वचा फूटती नहीं है। तो विपादिका जैसी व्याधि है जो बहुत तकलीफ देती है, वो इससे उत्पन्न ही नहीं होती है। और आगे एज अ चिकित्सक न शिरा स्नायु संकोचः, जो पादाभ्यंग करता है उनको कटी के अधो की वात की कभी भी उत्पन्न नहीं होती। अभी देखिए गंधमाल्य निषेवणम, आयुर्वेद में गंध का महत्व बहुत है। जो नित्य गंधमाल्य यानी कोई भी माला इनका धारण करता है या गंध सुगंधी चंदन आदि अगरु ऐसे द्रव्यों का लेपन करता है, उनमें वो कैसे है तो वृष्य है, यानी शुक्र धातु तक उसकी वृद्धि होने वाली है, काम्य में पुष्टि बलप्रदम है, सौमनस्य मन का उत्साह और मन का आनंद उत्पन्न करने वाले हैं। अलक्ष्मीघ्न यानी यहाँ तेजोहीनता, अलक्ष्मी यानी तेजोहीनता, कांतिहीनता, ये इनको या मलिनता इनको दूर करने वाली ये चीज़ है। तो हम इसमें नित्य माला नहीं पहन सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग जो प्योर इसेंशियल ऑयल है उनका गंध नित्य सेवन कर सकते हैं। निर्मल अंबर धारण, आप इनको तो जानते हैं, कोई भी यहाँ पे मेकअप नहीं है, फिर भी ये व्यक्ति बहुत सुंदर है उनके विचारों की वजह से या उनके मुख के तेज और कांति की वजह से। तो जब हम स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, बहुत सारे हॉस्टल में रहने वाले या बहुत महंगे कपड़े यूज़ करने वाले लोग क्या करते हैं, वो कपड़े ख़राब ना हो बार बार धोने की वजह से, इसलिए एक बार पहने हुए कपड़े फिर से पहन लेते हैं। तो उन लोगों में तेज की हीनता या कांतिहीनता हमें दिखाई देती है, क्योंकि निर्मल स्वच्छ वस्त्र धारण करने की वजह से ये अभी मैंने जैसे कहा अलक्ष्मीघ्न यानी वो वहाँ से मलिनता हटा देता है और तेज उठा लेता है। श्रीमद पारिषदम यानी परिषद में किसी भी इसमें हमें शोभा देता है। अभी आप देखिए हमने अभी जो चीज़ें देखी वो कार्श की चिकित्सा में क्या क्या है। देखो, स्निग्ध उद्वर्तनम, स्नानम, गंधमाल्य निषेवणम, शुक्लम वासो, यानी उद्वर्तन का नित्य प्रयोग करना, नित्य स्नान करना, गंधमाल्य निषेवणम। और एक चीज़ हम कर सकते हैं कि स्नान करते वक्त अच्छे सुगंधी द्रव्य या पुष्प उस स्नान के जल में डाल दे और स्नान करें और सफ़ेद वस्त्र पहने तो कार्श की चिकित्सा हो जाती है। रत्नाभरण, ये भी काम्य है, ओजस्य है, धन्य है, मंगल्य है और इससे भी हमारी शोभा बढ़ती है। तो रत्न आभूषण पहनने चाहिए, इसका ग्रंथ में रेफरेंस है। केश श्मश्रु नखादीनाम कल्पन, यानी केश श्मश्रु और नखादी आदि नाम यानी बहुत सारे अन्य मल, इनका भी हमें निर्हरण करना चाहिए। ये पौष्टिक है, नित्य इनका कल्पन यानी अच्छी तरह से उनको रखना, संभालना और उचित समय पर काट देना। ये रूप विराजनम है, यानी रूप को बढ़ाने वाला है, सुंदरता देने वाला है। सद्वृत्त, अभी ये सब हम लोग जानते हैं, फिर भी यहाँ पे बताने का उद्देश्य क्या है। एक बार जब मैं पुणे से दिल्ली फ़्लाइट से ट्रैवल कर रही थी, तो मेरे बाजू में एक इंसान बैठे, महोदय, उन्होंने थोड़ा मद्यपान किया हुआ था और वो बार बार एयर होस्टेस को तकलीफ़ दे रहा था, पानी लेके आओ, और बुलाने का तरीका बेल वगैरह कुछ नहीं, वो पानी लेके आओ, बार बार 5 मिनट पानी लेके आओ। उसके बाद में उसने एंड तक इतनी तकलीफ़ दी कि मुझे कंप्लेंट करनी है, कंप्लेंट बुक लेके आओ यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरे ट्रैवल में मैंने देखा कि वो महिला एक बार भी क्रोधित नहीं हुई, उसने आराम से उनको हैंडल किया।
तो ये क्या है सद्वृत्त। जब हम एयर होस्टेस का, अगर आप एविएशन का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे जो जो चीज़ें बताई है वो चीज़ें यहाँ पे एक श्लोक में हमें दिखाई देती है। पूर्वाभिभाषी सुमुखः सुशीलः करुणा मृदः। मतलब अगर कोई आपके सामने आता है आपके पहचान का, तो आप खुद होके उससे बात करो। कैसे बात करो? सुमुखः, आनंदी मुख से, आनंद से, सुशीला सौजन्य से, करुणा मृदु से, और जन का आशय लक्ष्य ध्यान में लेते हुए उनको समाधान हो ऐसे आपको बात करनी है। और आगे चल के ये जो बात वहाँ पे उनके एटिकेट्स में आते हैं, न संवृत मुखः मतलब हास्य, रुंभा और शिंक, ये आपको मुख खुला रख के नहीं करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हमें सद्वृत्त में बताई गई है। अब इन व्याधियों की चिकित्सा करते वक्त हमें सार्वदेहिक विचार क्या क्या करना है कि कौन कौन से व्याधि में कौन से दोष है, कौन से धातु है, कौन से मल उसमें इन्वॉल्व है, उपधातु कौन कौन से है, धातु मल कौन से है, अग्नि की चिकित्सा और सार्वदेहिक चिकित्सा। क्योंकि अगर हम केश जैसे जो अस्थि धातु का मल है उसकी चिकित्सा करने वाले हैं तो हमें सबसे पहले दोष धातुओं की चिकित्सा करनी ही पड़ती है। हेतु में विधि पालन न करना या विपरीत आचरण करना, अभी हमने जो जो देखा ये सब अगर कोई चीज़ नहीं करता है तो हमें वो व्याधियाँ उत्पन्न होती है। जैसे मुख दूषिका में रस, रक्त, शुक्र और रज की अलग अलग कंप्लेंट्स हमें दिखाई देती है कि किसी की चिंता की वजह से उनको मुख दूषिका उत्पन्न हुई है। किन किन लोगों में रक्त दुष्ट होने के हेतुओं के सेवन करने की, जैसे मत्स्य है सेवन, या शुक्र धातु दृष्टि या रज की दृष्टि है तो मुख दूषिका उत्पन्न होती है। और एक चीज़ कॉमनली कि जिन लोगों में दारुणक होता है उनमें मुख दूषिका होती है। तो जब मुख दूषिका लेके हमारे सामने कोई आता है तो इनमें से किन किन दृष्टियों की वजह से मुख दूषिका हुई है, अगर एक बार वो हेतु पता चला तो उस हेतु के विपरीत चिकित्सा हम करते हैं तो सफल हो जाते हैं। चिकित्सा में ग्रंथ में यह अष्टांग हृदय का ही पाठ है, लोध्रादि लेप, सभी को पता है, धान्यक, लोध्रा और वचा, इसका लेप करने के अच्छे फल मिलते हैं। होम रेमेडी बतानी है तो जो नारियल रहता है, नारियल, उसकी करवंटी, उसका लेप, और वड़ के जो पत्र लेते हैं पल्लव, उनका लेप लगा सकते हैं। शोधन में सार्वदेहिक दृष्टि के अनुसार हम वमन कर सकते हैं, नस्य भी कर सकते हैं, सिरावेद या प्रामुख्याने इम्पोर्टेंटली वहाँ पे जलोकावचरण का आशु फलदायी चिकित्सा हमें कर सकते हैं। जलोकावचरण में एक केस ऐसी थी कि एक्चुअली उनका डिवोर्स हुआ था, शादी के बाद एक दिन भी वो वहाँ पे नहीं रही और उसके एक साल उसके बाद में वो डिवोर्स में लगे रहे। तो इन सब स्ट्रेस की वजह से उनको बहुत सारी मुख दूषिका आई थी और फिर वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास में सब ट्रीटमेंट करवा के वहाँ पे बहुत सारे जला ही दिया था वो पूरा एरिया, और वहाँ पे बहुत सारे खड्डे हो गए थे। तो उनको जलोकावचरण ट्रीटमेंट बताई थी। सिर्फ डरने की वजह से, जलोका के डर की वजह से उन्होंने वो नहीं की थी और वो अचिकित्सीय रह गई थी। तो जलोकावचरण करते वक्त भय निकालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसमें बहुत सारी हमें सफलता मिल जाती है। मुख कार्ष्ण्य लेपहा, मुख दूषिका जाने के बाद जो पिटिका रह जाती है, काले दाग रहते हैं, उसके लिए अर्कक्षीर और हरिद्रा अगर हम एक साथ लगा के लेप करें तो वो दाग चले जाते हैं। ये एप्लीकेशन करते वक्त सबसे पहले कान के पीछे या हाथ के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि अर्कक्षीर उस व्यक्ति को सहन होता है कि नहीं, उसकी कोई रिएक्शन आती है कि नहीं, वो देखना पड़ता है। यही योग अर्कक्षीर प्लस हरिद्रा हम लोग अतिलोम में जो लोम आ जाते हैं लव एक्स्ट्रा के, वो निकालने के लिए ये योग बहुत यूज़फुल है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म यूज़ करना पड़ता है। तिलक आलक और मशक, ये भी बहुत सारी लोगों को पूरे देह पे भी रहता है या कहीं कहीं भी रहता है। इसकी चिकित्सा यही है, एक तो आप पूरा उसको छेदन कर लो, आपके पास पॉटरी मशीन है तो, नहीं तो क्षार लेपन, यवक क्षार का लेपन, हरिद्रा, रजनी तेल मिला के भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म की चिकित्सा है। व्यंग, शोक, भय और क्रोध, इसके सिवा व्यंग उत्पन्न होता ही नहीं है।
इसमें प्रामुख्य से पित्त, रक्त और वात की प्रधानता रहती है। इनकी दृष्टि के सिवाय व्यंग उत्पन्न नहीं होता। अगर हम व्यंग के लिए बहुत सारे लेप दे रहे हैं लेकिन उस व्यक्ति में शोक और क्रोध ये हेतु चालू है, अगर हम उसका काउंसलिंग न करें, मनोशुद्धि न करें, तो ये व्याधि कम नहीं होती है और आपको असफलता प्राप्त करनी पड़ती है। इसलिए उन व्यक्ति के मन में जो चिड़चिड़ापन, इरिटेशन है, वो कम करने को कहना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए भी आपको चिकित्सा करनी पड़ती है। अगर ये वातज है तो पूरा काला ही वर्ण रहता है। पित्तज है तो ताम्र कड़ा रहती है, उसकी बॉर्डर जो है वो पित्त में ताम्र रहती है। कफज है तो श्वेत रहती है, उसमें अल्प कंडू रहता है। और अगर ये रक्तज है तो उसकी लाल यानी रेड कलर की आपको बॉर्डर्स दिखती है इस व्यंग में। और उसमें चिमचिमायन, चिमचिमायन यानी क्या, जैसे हाथ पैर में चिमचिमायन के लिए बोलते हैं ना, मुंगिया चीटियाँ चलना, तो ऐसा नहीं है। चिमचिमायन यानी आर्द्र, अगर आप सरसप लिप्त करें, उसका लेप करें, उसके बाद में जो वेदना होती है, सरसप लिप्तवत वेदना इति चिमचिमायन, चिमचिमायन वैसी वेदना है, वो लक्षण उसमें दिखता है। उसमें सबसे पहली चिकित्सा क्या है, हमें मुख अभ्यंग करना है। मुख अभ्यंग करने के लिए यष्टि तेल बेस्ट है, नहीं तो रजनी तेल का भी प्रयोग किया जा सकता है। उद्वर्तन, हमने जो अभी द्रव्य देखे उन उद्वर्तनों का, या सिर्फ दारवी, रजनी, आमलकी और मुस्ता, इनका अभ्यंग करने के बाद अगर हम उद्वर्तन करें, उससे घी से मसाज करें उद्वर्तन से, तो उसका भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और नस्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। नस्य के लिए भी हम पंचेंद्रिय वर्धन तेल भी यूज़ कर सकते हैं, या अभी जैसे मैंने बताया वो यष्टि तेल का भी, क्योंकि यष्टि वर्ण्य है और रसायन भी काम करता है। उसके साथ में गंडूश और पान, घृत पान भी हम दे सकते हैं। जलोकावचरण करके अगर हम ये सब चिकित्सा करते हैं, लोकल एप्लीकेशन, तो बहुत फास्ट रिजल्ट आते हैं। ग्रंथ में व्यंग के लिए अष्टांग हृदय में भी है और शारंगधर में भी बहुत सारे लेप आए हैं, जैसे मंजिष्ठा और शहद का लेप, अर्जुन त्वक और शहद का लेप, रक्तचंदन, मंजिष्ठा, कोष्ठलोध्र, चारोड़ी, प्रियाल, वटांकुर, इनका लेप। इसमें से अगर कोई द्रव्य नहीं मिलता है तो वो छोड़ के बाकी के सम प्रमाण में लेना है। जीरे, शाहजीरे, तिल और मोहरी, मोहरी यानी सरसों, इनका दूध में क्षीर के साथ में लेप करके कलिक बना के उसका लेप करना है। मसूर जो रहता है, मसूर सबको पता है, उसका निस्तुष करके साल निकाल के उसको भी अगर हम क्षीर में कलिक बनाते हैं और घी और मध के साथ लगाते हैं, ये घर में आपको अगर किसी को आपको घरगुती उपाय जो बोलते हैं वो देने हैं तो ये दे सकते हैं। शालमली कंठा क्षीर के साथ में लेप, और जो बोर रहता है उसके अंदर का बी और गुड़, इसका भी लेप कर सकते हैं। अभी और एक अलग सी बात मैं बताती हूँ, आप सबने देखा होगा, सुना होगा, ये देखा है वैम्पायर फेशियल। वैम्पायर फेशियल क्या है, अभी इसका ट्रेंड चल रहा है, मतलब क्लाइंट के या पेशेंट के शरीर में से ब्लड निकाला जाता है और ये पीआरपी थेरेपी भी कहते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। ये खुद के ही शरीर से निकाला हुआ रक्त पूरे शरीर मुख पे लगा के फिर उसका फेशियल किया जाता है। 1 से 3,000 डॉलर तक की इसकी कॉस्ट है। जो भी वहाँ पे वुंड हो जाती है वो ठीक होने के लिए कम से कम हफ्ता लगता है। तो ये सब क्या हमें एक्सपेक्टेड है, ग्रंथ में ऐसा कोई रक्त लगाने का योग है क्या? तो मुझे एक संदर्भ आया, खरगोश का जो रक्त है वो और गुड़ और मध, इनका शहद, इनका मिला के हम लेप कर सकते हैं। ये मैं नहीं करती, ये ग्रंथ में आया है, ये रेफरेंस इसके लिए सिर्फ इस अनुषंग से, इस रेफरेंस से मैं बता रही हूँ। तो ये खरगोश का रक्त हमारे धातु, किसी धातु का साध्यर्म में है क्या? तो हाँ है। आर्तव का अगर हम देखेंगे, आर्तव वो खरगोश के रक्त के समान होता है, लाक्षा रस के समान। तो ये रेफरेंस मुझे कुछ अलग सोचने पर मजबूर किए और इसलिए मैंने ये रेफरेंस आपके साथ शेयर किया। और एक ट्रेंड अभी चल रहा है बहुत सारा, चारकोल फेशियल या चारकोल पील ऑफ या चारकोल ये वो। जैसे मान लो सब द्रव्य है ही नहीं, सिर्फ चारकोल ही है,
तो क्या चारकोल एप्लीकेशन, इसका भी कोई रेफरेंस है? चारकोल यानी ये कार्बन है, हाईली पोरस कार्बन रहता है और उसका वॉल्यूम भी बहुत कम होता है और उसका लेप बना के ये यूज़ करते हैं। तो ग्रंथ में एक रेफरेंस आया है, श्वेत अश्व के खुर की जो मशी रहती है वो अगर नवनीत के साथ में हम अप्लाई करेंगे तो व्यंग में का ये बहुत उपयोगी है। तो हमें ये श्वेत अश्व, उसका खुर, ये मिलना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास मशी संकल्पना है, कौन कौन सी द्रव्य हम मशी के लिए यूज़ कर सकते हैं। त्वचा विकार आपको पता होगा, अश्वगंधा मशी अगर श्वित्र में अच्छा अगर लेप करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो अश्वगंधा तेल के साथ में अश्वगंधा मशी का लेपन श्वित्र की चिकित्सा यानी मशी ये कल्पनात्मक विकारों में आई है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हमें अगर त्रिफला चाहिए एप्लीकेशन के लिए तो त्रिफला की मशी बना के हम उसका नवनीत के साथ में या घी के साथ में लेप कर सकते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। सवर्णीकरण योग आए हैं, जैसे जामुन के पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं, दधी के मंड, दधी का जो मंड है, हरिद्रा और दारवी, इन सब का मिला के हम लेप कर सकते हैं। उससे हमें जो धब्बे रहते हैं, चेहरे पे दाग रहते हैं, वो चले जाते हैं। वलीनाशन लेप, इसमें अभ्यंग बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चाहता है, सोचता है कि मैं अभ्यंग नहीं करूँगी, पादाभ्यंग नहीं करूँगी और सिर्फ यही करना है, तो उसके लिए आपको प्रियाल, यष्टि और जीवनीय गण, काले तिल, इनका दूध में मिला के, क्षीर में मिला के लेप अगर आप करते हैं तो उससे फ़ायदा हो जाता है। मुख लेप के लिए हम अलग अलग ऐसे ये व्यवहार में यूज़ करने के लिए कि ऑयली स्किन के लिए कौन से हम द्रव्य यूज़ कर सकते हैं, पिंपल्स और एक्ने के लिए, तारुण्य पिटिका के लिए कौन से, और ड्राई स्किन के लिए, उस हिसाब से हम ये द्रव्यों का प्रयोजन करते हैं। मुखदूषिका के लिए हम लोग लोध्र, धान्यक, वचा, रजनी, शाल्मली कंटक और कुष्ठ, इनका प्रयोग करते हैं। रुक्ष त्वचा होगी तो आप यहाँ पे यष्टि, अनंता, हरिद्रा, विदारी, रक्तचंदन और कचोरा, इनका प्रयोग कर सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए मसूर की दाल, मुल्तानी मिट्टी, धात्री मशी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, संतरा त्वक की मशी, धातकी, उशीर और जम्बू बीज, इनका प्रयोग करके आप इसका कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको कैसा रुग्ण है और कौन सा द्रव्यों का प्रयोग करना है, इसमें से कोई भी द्रव्य आप आपके हिसाब से मिला के भी उसका मुखलेप दे सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई किया हमने कि बहुत सारे लोग हैं जो लेप लगाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, तो अपनी जो सर्जरस की क्रीम थी प्योरली आयुर्वेदिक, वो तो हम कर ही रहे थे, उसमें कोई दिक्कतें आने लगी। तो चिकित्सालय में अगर डेटॉल भी नहीं यूज़ करते हैं, बाकी पैरासीटामोल ये द्रव्यों का तो प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर ये कॉस्मेटिक्स हमारे व्यवहार में कैसे आया। तो ये सब जब रुग्ण ये यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इनको यही द्रव्य हम अगर इन फॉर्म में दे दें, जहाँ पे जैसे रजनी वर्ण्य क्रीम है, आप एक्चुअल में वहाँ पे आपका क्वाथ है रजनी का, दारवी का, उससे सिद्ध घृत है, तेल है, तो डेफिनेटली वो क्रीम हमें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट देती है। फेशियल ये तो हम चिकित्सक होने के नाते करते नहीं हैं, लेकिन जो रुग्ण आपके पास में मुखदूषिका के लिए चिकित्सा लेती है और उसकी शादी है और उसके पहले उसको करना है, तो वो अगर पार्लर में जाकर ये करती है तो उससे बहुत सारी हानि पहुंच सकती है। तो हम यही चीज़ उनको दे सकते हैं। स्नेहन के लिए रजनी तेल, यष्टि घृत का प्रयोग करके हम स्टीम दे दें और उद्वर्तन का मसाज करके जो उसके लिए योग्य क्रीम है उसका मसाज करेंगे और मुख लेप करेंगे तो बहुत ही सुंदर रिजल्ट आते हैं। सोप मैं खुद ये सब बनाती हूँ, सिखाती हूँ, लेकिन मुझे कहने को आनंद हो रहा है कि चिकित्सालय में सोप से ज़्यादा उद्वर्तन ही हम लोग यूज़ करते हैं या पेशेंट को देते हैं या हमारे पेशेंट लेके जाते हैं। लेकिन जो लोग यूज़ नहीं करते, करना नहीं चाहते, उनको कम से कम हम ये जो उपटन के सोप्स है या अलग अलग ये करंज का सोप है, आप देखेंगे स्किन डिसीज़ में बहुत सारे महंगे महंगे केमिकल युक्त सोप्स आ जाते हैं, पेशेंट यूज़ करते हैं,
तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उससे आप हल्दी का, चंदन का, करंज का, नीम का, अलग अलग कुष्ठ का अलग अलग द्रव्य यूज़ करके बहुत सारे उनको कस्टमाइज सोप्स दे सकते हैं या हम सर्व कर सकते हैं। सिद्धार्थक स्नान का उल्लेख आया है ग्रंथ में। वो द्रव्यों का प्रयोग अगर हम इस उपटन सोप में करेंगे तो ये सिद्धार्थक स्नान सोप बन जाता है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। ये अलग अलग द्रव्य है, जैसे ये हनी यहाँ पे मैंने प्योरली यूज़ किया है और शहद का, ये हल्दी और शहद का सोप बनाया है। मंजिष्ठा का भी सोप बना सकते हैं। अभी ये शिरोगत हेतु मैंने यहाँ पे इसलिए लिए कि हमने स्टार्टिंग में जो देखा, हमें लगता है ये हमें पता है, दिनचर्या का पता है, ये पता है, वो पता है, लेकिन चिकित्सा करते वक्त हमें उसे भूल जाते हैं कि ये हेतु अगर ये विधि का पालन न करे तो ये इन व्याधियों के हेतु हो जाते हैं। जैसे अभी शिरोरोग हम देखने वाले हैं, उनमें अति स्वप्न जागर ये हेतु है। उच्छ्वेद, अगर उनको बहुत सारा पसीना आता है। मृजा और अभ्यंग, शुद्धि, स्नान, अभ्यंग इसका जो द्वेष करता है, असात्म्य गंध इनका जो सेवन करता है, अति भाषण करता है, उनमें ये शिरोरोग दिखाई देते हैं। तो भाषण के लिए भी आया है हितकर, मितकर, और प्रायोगिक जितना चाहिए उतना ही हमें करना चाहिए भाषण। अरुणशिका में प्रामुख्य से पित्त, रक्त, कफ और कृमियों की दृष्टि होती है। क्लेद बहुल पिटिका जब कपाल पे आती है उसको अरुणशिका कहते हैं। उसमें सबसे प्रधान है जलोकावचरण। जलोकावचरण करने के बाद नित्य घर पे उनको कडुनिंब के क्वाथ धावन करना चाहिए। अगर कडुनिंब नहीं है तो हरिद्रा या त्रिफला का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेप के लिए पटोल, नींबपत्र और हरिद्रा का लेप करने से गोमूत्र में उसको अगर हम खल्व करें, उसका कल्क करें और फिर वो लेप करें तो वह बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। अगर व्याधि का बल ज़्यादा है तो हमें व्याधि के अनुसार रुग्ण बल देख के सम्यक वमन शोधन करना जरूरी है। जैसे विरेचन भी कर सकते हैं या वमन भी कर सकते हैं। दारुणक, इसमें भी क्या होता है, कफ और वात की दृष्टि होने के वजह से शिर प्रदेश में कंडू होती है, केशच्युति होती है, बाल रुक्ष हो जाते हैं और वहाँ की त्वचा फूट जाती है, स्फुटनम त्वचा। तो इसमें भी सिरावेद या फिर जलोकावचरण। नस्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे नस्य के लिए हम कोई भी कडुनिंब का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। शिरोबस्ती या शिरोधारा, इसका प्रयोग हम दारुणक में, अरुणशिका में भी और खालित्य पालित्य में भी कर सकते हैं। दारुणक के लिए लेप करना हो तो चारुली यानी प्रियांग, प्रियाल, मधु, यष्टि मधु, कुष्ठ, माश और सरसव इनका शहद के साथ में लेप करना चाहिए। और एक हम प्रयोग करते हैं इसमें दारुणक में, कडुनिंब के आर्द्र पत्ते लेने हैं, उसके पेस्ट बनानी है। उसको पेस्ट बनाते वक्त उसमें जपा कुसुम के पत्ते भी लेने, क्योंकि वो स्टिकी रहते हैं, और जपा कुसुम के पुष्प, जपा कुसुम जो है वो दारुणक के लिए बेस्ट द्रव्य है। और उनका अगर हम पेस्ट करते हैं और उस पेस्ट में आगे मैं बताऊंगी केश द्रव्य ऐड करके अगर लेप देते हैं, उसमें हमारा ही बनाया हुआ किसी भी ऑयल, शिरोभ्यंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो डालते हैं और वो लेप करते हैं, जिसको हेयर पैक कहते हैं। तो इससे वो कंप्लेंट्स जल्दी दूर हो जाती है। केवल आमलिकी का लेप करने की वजह से भी दारुणक कम हो जाता है। खालित्य और पालित्य के लिए सेम हेतु है, शोक है, श्रम है और क्रोध। शोक, श्रम और क्रोध जब शरीर का उष्मा वो रोमकूप में या शिरोगत आ जाता है तो वहाँ के केशों को पचा देता है और फिर पालित्य उत्पन्न होता है। इसके लिए विरेचन, अगर बहुत सारा पालित्य है तो विरेचन पूर्वक ही अन्य चिकित्सा करें तो ही सफलता आती है। यहाँ पे भी नस्य के लिए हम नींब तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी को नींब तेल नहीं जम रहा है तो यष्टि तेल का प्रयोग कर सकते हैं या पंचेंद्रिय वर्धन तेल भी यूज़ कर सकते हैं। पित्त शामक कोई भी तेल या घी का प्रयोग यहाँ पे लाभदायक होता है। शिरोभ्यंग कंपलसरी है, वो हमें करना ही पड़ता है, और मुखभ्यंग। इंद्रलुप्त
इंद्रलोक में क्या होता है कि रोमकूप के नीचे पित्त और वात की दृष्टि होके वहाँ के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। ये तो आधी संप्राप्ति हुई कि बाल झड़ गए। उसके आगे क्या होता है, श्लेष्मा सशोणित रक्त के साथ में मिलकर रोमकूप को बंद कर देता है। उसकी वजह से न अन्य संभवते, मतलब अन्य केश की उत्पत्ति नहीं होती है। इसकी वजह से इसको चाई भी बोलते हैं मराठी में। वो चाई पड़ने की वजह से ये सौंदर्य में बाधा कर देता है। यहाँ पे सबसे पहले जलोकावचरण बहुत आवश्यक है, ताकि वहाँ पे रोमकूपों का स्रोतों का अवरोध निकल जाता है। उसके बाद आप लेप कर सकते हैं, मदन फल की मशी बना सकते हैं या त्रिफला की मशी, उसका वहाँ पे मर्दन करना ज़रूरी है। मयूर पिच्छा मशी अगर मिलती है या आप बना सकते हैं तो वो, गुंजा बीज भी उसका लेप कर सकते हैं और इच्छा भेदी का। लेकिन ये थोड़े तीक्ष्ण द्रव्य वो लगाने के बाद स्फोट हो जाता है, पीटिका उत्पन्न हो जाती है, वहाँ पे घृत लेपन करने के बाद वो चला जाता है। केश ब्रूहन और संवर्धन और कृष्णीकरण के लिए क्या क्या योग आए हैं, जैसे तिल है, आमलकी है, ज्येष्ठ मध है, कमल किशोर मिलते हैं तो, नहीं तो ये 3 द्रव्य भी अगर हम उनका लेप बना के यूज़ करते हैं तो केश ब्रूहन संवर्धन अच्छा होता है। मौसी, कुष्ठ, तिल, सारीवा, इनका भी हम शहद और दूध के साथ में लेपन करते हैं तो भी केश संवर्धन के लिए और पालित्य में यह लाभदायक है। जैसे मैंने अभी कहा कि पित्तघ्न, यानी जैसे ये शतावरी है, शतावरी तेल और तुप का भी, घी का, घृत का हम प्रयोग नस्य के लिए कर सकते हैं। केश योग में हम क्लिनिक में जो बनाते सुकेशी हेयर ऑयल है, उसमें हम ब्राह्मी, मौसी, आमलकी, शेफाली, निर्गुंडी, मधु, यष्टि मधु, जपा कुसुम और वटजटा इनका प्रयोग करते हैं। और ये मुझे लगता है 12 साल से ये हमारा सुकेशी द्रव्य हम बना रहे हैं और उसका बहुत अच्छे लाभ भी हैं। अभी शिरा धावन के लिए या बालों को धोने के लिए इन्हीं द्रव्यों का अगर हम क्वाथ बना के धावन करते हैं तो एक्चुअली ये कम्प्लीटली नेचुरल है। लेकिन हमेशा ये क्वाथ बनाना, ये यूज़ करना या सिर्फ वो क्वाथ बना के लॉन्ग टर्म के लिए उसकी शेल्फ लाइफ मेंटेन करना, ये डिफ़िकल्ट है और सबको ऑयल जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट में जो मिल रहा है वो बहुत सारे केमिकल युक्त शैम्पू है, और उसकी वजह से आपके बाल रूखे होने वाले हैं, झड़ने वाले हैं। तो वो रूखापन जाने के लिए फिर कंडीशनर अलग से यूज़ करो, फिर सीरम अलग से यूज़ करो। तो यानी एक मतलब क्या, एंटीबायोटिक ली उसकी वजह से एसिडिटी होने वाली है, इसलिए एंटासिड लो। जैसे एंटासिड का आपके व्याधि के साथ कोई संबंध नहीं है, वैसे ही ये हो गया। तो आपके कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट की यूज़ की वजह से अगर आपको व्याधि उत्पन्न हो रही है रुग्ण को, तो हमें सबसे पहले वो व्याधि, वो हेतु वो निकालना चाहिए। उसके लिए हम क्या बेटर सर्व कर सकते हैं कि सिर्फ फोमिंग एजेंट हमने यूज़ किए और ये सब द्रव्य अगर उसमें आमलकी है, रीठा है, शिकेकाई है, कुमारी है, त्रिफला है, नींब है, कोष्ठ है, जपा कुसुम हम इसमें ऐड कर सकते हैं। कितने भी द्रव्य ऐड करके हम बहुत सारे अच्छे उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जब हम चिकित्सा करते हैं, इसका हमारा प्रारंभ ऐसे ही हुआ कि एक रुग्ण, बहुत सारे बाद में पूछने लगे, और प्रारंभ में एक ने पूछा कि अगर सब मैं ट्रीटमेंट यही ले रही हूँ तो मुझे कोई ऐसा शैम्पू बताइए जो मैं यूज़ करूँगी तो मेरे बालों को हानि नहीं पहुँचेगी। तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमें जो लगता है मार्केट में मिलने वाला ये नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, हम वही देने लगते हैं या वही प्रिस्क्राइब करते हैं या वही सुझाव देते हैं। लेकिन बाद में ध्यान में आया कि उसमें भी बहुत सारा केमिकल है आयुर्वेद नाम के लिए, और उसमें कोई भी आयुर्वेद के फ़ायदे मिलने वाले नहीं है। तो उसकी रिसर्च करते ये सब जो अभी कॉस्मेटिक्स हम कर रहे हैं उसका यहाँ तक हमारी जर्नी रही। शिरोलेप जो मैंने अभी आपको नींब का और इसका कहा, जपा कुसुम पत्र का, उसमें ये द्रव्य हम मिला सकते हैं। ब्राह्मी, शेफाली, यष्टि, तिल तेल, वरा, त्रिफला और नींब, इन द्रव्यों को हम उस पेस्ट में मिला के, याद रखिए उसमें स्नेह द्रव्य ज़रूर डालना है, अदरवाइज़ बहुत ड्राई हो सकते हैं। शिरोलेप का धावन करने के बाद कंपल्सरी शिरोभ्यंग करना है, और शिरोभ्यंग करने के बाद फिर आप एक बार शैम्पू कर सकते हैं, उससे बहुत ही बढ़िया बाल। जेल मार्केट में मिलता है एलोवेरा का, आपको पता है हरा हरा रहता है, तो कभी भी एलोवेरा का जेल हरा नहीं होता।
हरा हरा रंग ये आर्टिफिशियल है। हम जो कॉस्मेटिक्स अभी बनाते हैं इसमें कोई भी ना सिंगल कोई भी कलर हम यूज़ नहीं करते, सब नेचुरल द्रव्यों के ही ये रंग आ जाते हैं। तो एक्चुअल नेचुरल है कि आप एलोवेरा निकाल लो, पल्प निकाल लो, वो नेचुरल जेल है, वो अप्लाई करो। अगर वो हमेशा सबके पास अवेलेबल नहीं है और हम सिर्फ तोड़ रहे हैं, वनस्पति लगा नहीं रहे हैं, तो हमें कोई अधिकार नहीं है उनको तोड़ने का। तो सबसे पहले वो लगाने चाहिए और उसके बाद में उसका प्रयोग हम ऐसे बना के उनको जेल दे सकते हैं। तो फिर एलोवेरा ही क्यों, बहुत सारी द्रव्य है ना। जैसे डैंड्रफ के लिए जेल देना है, आप जपा कुसुम का जेल दे सकते हो, त्रिफला का दे सकते हो, नीम का दे सकते हो, कुष्ठ का दे सकते हो, अगर दाह है तो चंदन का दे सकते हैं। यही जेल हम फेस के लिए भी व्याधि के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। ये सब प्रोडक्ट जो अभी हमने डिस्कस किए वही हम अलग अलग किट बना के भी लोगों को सर्व कर सकते हैं। शिरोधारा, ये शिरोगत व्याधियों में सब में ये करने वाला उत्तम ऐसा पंचकर्म है। इसमें हम ब्राह्मी तेल, माउसी तेल, धात्री, भृंगराज तेल, शेफाली यानी निर्गुंडी, शेफाली ये केश है, धात्री मज्जा तेल और तिल का तेल, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस की वजह से खालित्य पालित्य या शिरोरोग या त्वचा के व्याधि है तो शिरोधारा की वजह से वो भी हेतु हमारा अचीव हो जाता है कि हम लोग शिरोधारा करें और उसके बाद में हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि स्ट्रेस, उनकी चिंता कम हो जाती है, रस धातु की भी दृष्टि कम हो जाती है, तो व्याधि संप्राप्ति भंग करने में हमें सफलता मिलती है। वही काम नस्य भी करता है। नासा शिर का द्वार है। अगर हम नस्य करते हैं, नस्य के लिए कोई भी आप व्याधि के अनुसार द्रव्य यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज़ पंचेंद्रिय वर्धन तेल है, अनु तेल है, यष्टि तेल है, यष्टि घी है, माउसी तेल है, शतावरी तेल है, शतावरी घी है। इन सारे द्रव्यों का अगर हम व्याधि के अनुसार नस्य प्रयोग करें तो ही हमें बहुत जल्दी और लॉन्ग टर्म टिकने वाले दीर्घ कालानुबंधी व्याधियों में भी हमें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट देता है। डार्क सर्कल्स के लिए नेत्रबस्ती बेस्ट काम करता है। अब बहुत सारे लोग यूज़ भी करते होंगे। अगर हम वहाँ पे यष्टि घृत का प्रयोग करेंगे या रजनी तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं या त्रिफला घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं, गो घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे अक्षिकुट कार्ष्ण कम होने में मदद करता है। और जिनमें हेतु ये है कि रात्रि जागरण है, जॉब की वजह से है, स्ट्रेस की वजह से, तो सबसे पहले इसकी नेत्रबस्ती की वजह से वो अचीव हो जाता है। उनकी निद्रा सम्यक हो जाती है, उनको निद्रा आने लगती है। एक बार निद्रा आने लगी तो ये भी आपको ये ऊपर से रिजल्ट देने वाला है और अंदर से नेत्र तो है ही, अंदर से आपको वो निद्रा के लिए लाभदायक है। तो इसके लिए ये बहुत यूजफुल है। त्रिफला का भी हम काजल बना के नेत्र के लिए दे सकते हैं। बाहर का जो यूज़ करते हैं उसमें सब आर्टिफिशियल रहता है और वो लगाने की वजह से बहुत सारे व्यक्तियों में रिएक्शन भी देखी जाती है या वहाँ पे फुंसियाँ आ जाती है। तो अगर हम ये यूज़ करते हैं, हमारा खुद का बनाया हुआ त्रिफला घृत या मार्केट से लेके आओ, उसका बनाया हुआ काजल जिसमें आप मेडिकेटेड घी डालने वाले हो और आपकी जो कज्जली ड्राई काजल जो आपको मिलता है वो भी मेडिकेटेड है, तो वो लगाने के बाद में एक तो आंखें अच्छी दिखती है और वो कूलिंग इफेक्ट देती है। इनके सामने या इंद्रियों का बहुत सारे असात्म इंद्रियार्थ संयोग की वजह से अगर आंखें खराब तेजहीन दिख रही है तो तेज प्राप्त करने के लिए ये बहुत यूज़फुल है। अभी अगर कोई गंडूश करता है तो ओष्ठ के व्याधि ओष्ठ स्फुटन होगा ही नहीं, लेकिन जो ये नहीं करता है तो उनके लिए क्या है, ये इरिमेदादी तेल ले लो, आप डेली उसको अप्लाई करो, कोई भी सिद्ध तेल। तो ये भी पॉसिबल नहीं कि उसको कैरी नहीं कर सकते, फिर वो गिर जाता है, ये वो प्रॉब्लम आते हैं। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, विटामिन ई वाला जो मिल रहा है मार्केट में वो देने से अच्छा है। हम अमीर है, आयुर्वेद अमीर है ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान संपन्न है, उसमें बहुत सारी द्रव्य है, बहुत सारे आपको चिकित्सा द्रव्य है, चिकित्सा कर्म है और आपके देश के अनुसार, व्याधि के अनुसार, रुग्ण के अनुसार बहुत सारे द्रव्यों के ऑप्शन भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन द्रव्यों का अगर हम अपने फॉर्म में
जैसे शतावरी यष्टि घृत है, इरीमेदादी तेल है, इनका यूज़ करके अगर हम उनको नेचुरल आयुर्वेदिक कंप्लीट आयुर्वेदिक लिप बाम देते हैं तो डेफिनेटली वो हमें अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर ओष्ठस्फुटन इतने हो कि उससे रक्तस्राव होता है तो जलोकावचरण करना पड़ता है, शोथ है, शूल है, तो अन्यथा नस्य गंडूश और बाम से ये तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। अब देखिए कदर, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मराठी में तो उसको कुरूप बोलते हैं। अगर ये पाँव की व्याधि है तो उसको कुरूप क्यों कहा गया है? अब याद कीजिए हमने पादाभ्यंग में क्या क्या पढ़ा था। तो पादाभ्यंग आपके शिरस्थान पे जाने वाला है। अगर ये मेध्य करने वाला है, बुद्धि मेधा को बढ़ाने वाला है या मेधा को तेजस्वी करने वाला है, तो ये मुख को तेजस्वी नहीं करेगा, मुख को कांति नहीं देगा, डेफिनेटली देगा। जो नित्य पादाभ्यंग करते हैं उनके आँख बहुत तेजस्वी रहते हैं, त्वचा तेजस्वी रहती है, उनका उत्साह बहुत उत्तम रहता है। और उत्साह मन के बल की ताकत का परीक्षण करने का माध्यम है। शरीर बल का हम परीक्षण अलग अलग इससे करते हैं परीक्षा से, लेकिन मन का बल कैसे परीक्षण करें? टीका में आया है मनसो उत्साह, मन का उत्साह, और जिनमें मन का उत्साह है वही व्यक्ति सुंदर है, तेजस्वी है। जो दुखी है वो कभी भी खूबसूरत नहीं दिखते। इसलिए आप जब यू आर डीलिंग विद द ब्यूटी और ब्यूटी प्रॉब्लम्स, आपको मन की प्रसन्नता देखनी है। तो ये जैसे कुरूप का तो ग्रंथ में आया है कि कोई स्टोन, दगड़, पत्थर लगने की वजह से या कांटा चुभने की वजह से जो कीलवत उत्पन्न होता है, ये कुरूप है। लेकिन हमारे पास ऐसे भी रुग्ण हैं कि जो कभी भी उनको कांटा लगा नहीं, कभी पत्थर लगे नहीं, घर में एसी है, सब क्लीन है, चकाचक है, लेकिन रिपीटेडली मोर देन 4-5 कदर उनके पाँव पे, उस लड़की के पाँव पे उत्पन्न होते थे। तो उसमें हमें चिकित्सा करते वक्त क्या क्या सोचना चाहिए? उसने सर्जरी करके निकाले थे लेकिन बार बार उत्पन्न होते थे। तो यहाँ पे एक की पॉइंट है कि निशेष शस्त्र कर्म, उसके बाद स्नेह दग्ध करना है। आप खुद भी सर्जिकल ब्लेड से वो निकाल के उसके बाद में स्नेह दग्ध करते हैं। स्नेह के लिए आप यहाँ पे यष्टि घृत यूज़ कर सकते हैं, त्रिफला घृत भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये द्रव्य व्रण रोपक है। ठीक है, तो इन द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं तो ये अच्छे रिजल्ट देता है। अलस, इसको हिंदी में मराठी में चिखला बोलते हैं। मतलब उंगलियों में चीराएँ उत्पन्न होती है, वहाँ से रक्तस्राव होता है, सशूल भी होता है, वहाँ पे शोफ भी उत्पन्न होता है। अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ पे भी रक्त मोक्षण करना पड़ता है। अगर कम है तो सबसे पहले पाद शौच जो हमने देखा वो बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम नींब का या त्रिफला का या हल्दी का पानी यूज़ कर सकते हैं। उसमें अच्छे से पाद शौच होना आवश्यक है। और उसके बाद में आपका नींब पत्र सिद्ध तेल, नींब पत्र सिद्ध घृत या रजनी घृत या यष्टि घृत, इसका प्रयोग करना चाहिए। नींब पत्र अगर हरिद्रा के साथ मिलाकर हम यहाँ पे लेप करते हैं या नींब पत्र तिल के साथ में मिला के उसका लेप करते हैं या त्रिफला का धावन करते हैं तो इससे ये पूरे के पूरे चले जाते हैं और फिर से उत्पन्न नहीं होते हैं। अभी एक रुग्ण चालू है, मुंबई के है, वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। लड़का अभी 5-6 साल का है, जब से पैदा हुआ है उसको ये अलस की कंप्लेंट है, पूरे पाँव पे भी, सिर्फ उंगलियों पे ही नहीं, मतलब थोड़ा अलस प्लस विपादिका ऐसा है। और स्किन स्पेशलिस्ट की ट्रीटमेंट चालू है। डेली उसको सोते वक्त भी सॉक्स पहनने पड़ते हैं। तीव्र कंडू है, उसमें अभी चिकित्सा शुरू की है, 1 महीने का कोर्स हो गया। यही जो मैं आपको बता रही हूँ वो, और कृमि, इसको ध्यान में रखते हुए चिकित्सा शुरू की है और उसका अभी फॉलोअप हुआ, उसको 70% आराम सिर्फ 1 महीने में ही मिला है। विपादिका जो अभी मैं बता रही थी, वात और कफ की दृष्टि होकर कंडूदाह और रुझा युक्त जो चीरा है पानी और हाथ, मतलब हाथ और पैरों पे आती है, उसको विपादिका कहते हैं। उसमें भी बहुत सारी महिलाएं रुग्ण हमारे पास में हैं कि जिनको विपादिका वजह से खाना खाने में मुश्किल है, कोई भी काम करने में मुश्किल है और फिर उनको सोशल स्ट्रेस हो जाता है और उनकी व्याधि और बढ़ने लगती है। तो इसमें जलोकावचरण करने के पश्चात जैसे धावन अभी अलस में बताया, वैसे नित्य धावन और मंजिष्ठा, दारवी, सिद्ध तेल और घृत,
यमक स्नेह भी यूज़ कर सकते हैं, उसका अगर हम लेप करते हैं तो वो पूरे कम हो जाते हैं। इन सभी व्याधियों में व्याधि बल और दोषों का बल देख के हमें अभ्यंतर चिकित्सा भी देनी पड़ती है। पादाभ्यंग इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इन सब व्याधियों में रसायन चिकित्सा भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रसायन चिकित्सा होती ही इसीलिए है कि जराहर है और व्याधिहर है, जिसमें हम ये सब व्याधियाँ उनके कम होने के बाद च्यवनप्राश, आमलकी, अमृता, शतावरी, ब्राह्मी इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये चूर्ण फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, काढ़ा या फिर उनका सिद्ध घृत या कल्प बना के भी हम दे सकते हैं। और हमने सद्वृत्त देखा, आचार रसायन भी इसमें बहुत ज़रूरी है। अभी प्रसाद सर ने कहा कि हम जो कॉस्मेटिक का कर रहे हैं उसके बारे में भी बताइए। तो अभी तक हमने ये जो प्रोडक्ट्स हमने देखे वो प्योरली आयुर्वेदिक बनाने के लिए 20 बैचेस अब तक हुए हैं। अभी नेक्स्ट वीक में ही नेक्स्ट बैच अभी है, तो उसमें हम ये सब प्रोडक्ट सिखाने वाले हैं। सर वीडियो प्ले करिए। वैद्य सारिका भुजबळ व वैद्य महेश भुजबळ यांचे नैपुण्य व कष्ट याचे कौतुक करण्यासाठी शब्द खरंच अपुरे पडतील। या वर्कशॉपची सफलता निमोनिक्स मधून सांगू इच्छिते। C for chemical less cosmetic products, O for offer effective cosmetic products, S for Samhita based formulations, M for most useful training workshop, E for enriched with all types of cosmetic formulations, T for time tested workshop, I for innovative branch, and C for coordination number 1. Truly speaking, it was one of the best experiences I had. The workshop was so beautiful, motivational, exceptional, and professionally designed. I feel very lucky to be a part of this 21st batch of this workshop. I really want to congratulate and thank you Dr. Sarika Madam and Dr. Mahesh Sir for conducting this workshop. So I was always looking for some product making courses using Ayurvedic ingredients. There are many products available in market, but I always thought if I can prepare it myself, and also now after this lockdown period, the local products have become much in demand. So there was a requirement also from my patients, especially with skin diseases, if we can prepare some products like this. So I was looking for some such course like that, and then through a friend I came to know about Param Ayurved's this product making course. Then the next day itself I inquired and enrolled myself. परम आयुर्वेद का जो वैद्य सारिका भुजबल मैडम का कॉस्मेटोलॉजी वर्कशॉप है वो अटेंड किया। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कंडक्ट किया और मुझे वो बहुत यूज़फुल है अपने प्रैक्टिस में। A big thank you to Param Ayurveda
for conducting this beautiful Ayurvedic cosmetic preparation program. The program is very well organized, and the videos which are shown in the program are very much clear and very well explained by Dr. Sarika ma'am. She covers all your queries, and she explains all your questions very well. And the preparations she shown are very simple. We can use our Ayurveda in very simple manner. She explains it. She explained it very well, and also the technical parts also she covers. And तुम्ही अरेंज केलेला हा कास्मो वर्कशॉप माझ्यासाठी एक आनंदाची पर्वणी होती. गेले 3 दिवस आम्ही हा वर्कशॉप करत आहोत, पण वाटलंच नाही की आम्ही हा ऑनलाईन वर्कशॉप करत आहोत. खरं तर पहिल्यांदा मला वाटलं होतं की मी एवढा वेळ देऊ शकते की नाही, पण हे 3 दिवस कसे गेले मला कळलंच नाही. खूप नीटनेटकं नियोजन, सुंदर असे ते व्हिडिओज, त्यासाठी तुम्ही घेतलेले कष्टही दिसत होते, आणि त्याबरोबर सुंदर असा मॅडमचा आवाज. खूप छान शब्दात त्यांनी ते एक्सप्लेन केलं, एकदम सोप्या भाषेमध्ये. त्यामुळे आम्हाला ते खूप छान वाटलं. It is an honor and privilege to get an opportunity to learn the preparation of Ayurvedic products under the guidance of Sarika ma'am and organized by the Param Ayurveda. It's really a beautiful journey which actually I have enjoyed thoroughly, and along with that I have cleared my each and every doubts while learning the product preparation Ayurvedic, and it is a kind of thing which actually makes you confident, and along with that you loves to clear your all the doubts, and with the clarity, with the proper knowledge, under the guidance of the perfect expert people of the Ayurveda. खूप दिवसापासून मला कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनवण्याची इच्छा होती, पण त्याच्यासाठी प्रॉपर गायडन्स किंवा कोर्सची गरज होती, आणि ती गरज परम आयुर्वेदाने पूर्ण केलेली आहे. ग्रंथोक्त पद्धतीनं त्यांनी प्रत्येक प्रोडक्टची माहिती दिली, त्याचा वापर सांगितला. त्याच्यामुळे ते प्रोडक्ट कसे वापरावे आणि डिसीज वाईज कसे वापरावे याची चांगली माहिती मिळाली. I'm really proud to say that I'm a student of Param Ayurveda. I'm totally satisfied with the explanation, methodology, video quality and the procedures. Even I get immediate response and reply to all the queries. Extremely happy with the way in which Dr. Sarika ma'am treated us and explaining products and their benefits. In this workshop, we had learned many Ayurvedic cosmetic product preparations like sanitizer, lip balm, shampoo, soap preparations, spray, mud pack and many more. One of the best product I like is about the soap preparations naturally. I really liked the way the course has been conducted. The videos have been taken with so much clarity, and the proper ingredients along with its quantity has been mentioned. The notes has been shared. So that was really very nice. I really thank Param Ayurved for taking such an initiative for sharing about the product making. So really I'm happy with the session. I really thank Param Ayurved a lot. Thank you. परम आयुर्वेद ने अभी जुलाई महीने में जो ऑनलाइन कॉस्मेटिक वर्कशॉप अरेंज किया था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था. ऑनलाइन वर्कशॉप होते हुए भी ऐसे लग रहा था जैसे डायरेक्टली वहाँ पे जाके अटेंड कर रहे हैं हम. व्हिडिओज की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी. व्हिडिओ क्वालिटी खूपच छान होती आणि ऑडिओ क्वालिटी पण छान होती. त्याच्यामुळे प्रत्येक गोष्ट व्यवस्थित समजली. व्हिज्युअल खूप छान होते आणि मॅडमनी खूप छान प्रकारे एक्सप्लेन केलं. त्यामुळे आता प्रोडक्ट बनवण्याची इच्छा खूपच जास्त वाढते आहे. थँक्यू परम आयुर्वेदा एवढं छान नॉलेज शेअर केल्याबद्दल. पहले तो मैं थोड़ा हिचकिचा रही थी कि ऑनलाइन है तो कैसे रहेगा, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि ऑनलाइन उन्होंने बहुत अच्छे से वीडियोस कंडक्ट किए हैं, एकदम क्लियरिटी अच्छी है और ऑनलाइन बहुत अच्छे से उन्होंने लिया है. I highly recommend this program. Please, whoever is interested in Ayurvedic cosmetology, please join and learn so many things from them. A big thank you to Dr. Sarika ma'am and Dr. Mahesh sir. Thank you. Madam, really you are great. Simply I will say it's excellent workshop.
तुम्हा दोघांना या कार्यासाठी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. सारिका मैम ने बहुत अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों के हमारे निरसन किया है. साथ ही में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सभी पद्धतियों का एक्सप्लेनेशन भी किया है. मैं परम आयुर्वेद को तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी. थैंक यू सो मच. It is really a very commendable, and finally it is a commendable again for each and every person who is actually keeping a passion to learn the products of Ayurveda, and it is a kind of an opportunity which has been created, I think, for me to start and to expand my learnings, and along with that you love it to do. After getting such kind of guidance, you are actually becoming a confident, and it is a worth to be a part of the Param Ayurveda. Thanks a lot for giving my journey pleasurable. Thank you. Being an Ayurvedic doctor, this workshop had really laid a foundation for me to prepare many such Ayurvedic cosmetic products. I really thank Dr. Sarika Madam and Mahesh sir for this. परम आयुर्वेदस्य आयोजित कार्यशाला बहुत उत्तममस्ति. परम आयुर्वेद प्रति मम निरंतर शुभाशयः. धन्यवाद. आपली सगळी प्रवृत्ती ही सुखासाठी आहे. सुख म्हणजे अनुकूल वेदना म्हणजेच आरोग्य, आणि सगळं काही हे आरोग्याच्याच अधीन आहे. आणि सुख हे कधीही धर्मपर वागल्याशिवाय मिळत नाही. त्यामुळे कायमच धर्माने वागण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहिलं पाहिजे. हाँ, ऐसा है क्योंकि व्याधि रुग्ण, उनके फ़ोटोज़, उनकी चिकित्सा, ये बहुत बड़ा हमारे पास मटेरियल है. लेकिन पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी था कि बाहर नहीं देखना है हमें. तुझा आहे तुझं पाशी परी तू जागा चुकलासी. आपके खुद के पास में वही सब है. हमें पहले वो देखना है ताकि फिर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. नहीं, शिरोभ्यंग तो करना ही पड़ता है. सबसे पहली बात, उनको उद्वर्तन की बहुत ज़रूरत रहती है उन रुग्णों में. अगर उनको उद्वर्तन, रुक्ष उद्वर्तन देना है, अगर उद्वर्तन वो करते हैं नित्य, मुख के लिए भी, और फेस पैक जो हमने मुखलेप बना है उनका प्रयोग करते हैं, तो उससे अंदर से जो मलिन द्रव्य आ जाते हैं वो कम हो जाते हैं. और शिरोभ्यंग तो अलग से उनको करना ही है. ये बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं, लेकिन हमें उद्वर्तन करके उनको शिरोभ्यंग देना जरूरी है. उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, शिरोभ्यंग के जो द्रव्य है वो हम उस अनुसार, जैसे त्रिफला है, आमलकी है, मुत्सा है, इन द्रव्यों से सिद्ध स्नेह का प्रयोग करना चाहिए. ऑप्शन मतलब पर्याय और क्या यूज़ कर सकते हैं. हाँ, एक्चुअली क्या है, हम अगर किसी का क्षरण करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ उसको निकाल के फेंकना चाहते हैं, तो वहाँ पे तीक्ष्ण द्रव्य ही चाहिए. यहाँ पे अनुपलब्धि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सबके पास में अर्कक्षीर नहीं होता. रुग्ण, ये तो हम बोलते हैं रुग्णों को कि आपके आसपास देखो, जहाँ जहाँ उपलब्ध है वहाँ पे उनको बोलते हैं वो देख के रखो, और उसके बीज भी डाल के रखो ताकि और भी पौधे आएंगे. तो उसके पत्ते निकाल के क्षीर जो ताज़ा वो रहता है वो लेकर, अगर ये नहीं मिल रहा है तो उससे कम इफ़ेक्ट वाला और एक प्रयोग कर सकते हैं. वहाँ पे रजनीति, यवक्षार और सरसव तेल, इनका मिलाकर भी हम कॉम्बिनेशन दे सकते हैं. लेकिन अर्कक्षीर लगाने के बाद में जैसे लोम निकल के आते हैं, वैसे उसमें देर ज़्यादा लगती है, वीर्य कम हो जाता है. इसलिए ओके, दिन में एक ही बार करना है सबसे पहले, और वो करने से पहले उसकी ट्रायल लेनी है. हस्त पे ले ले या कर्ण के पीछे ले ले, और उसका प्रमाण एरिया के अनुसार बदलेगा. अगर छोटा सा ही दाग है, छोटे से ही पिटिका है, तो वहाँ पे लगाने के लिए जितनी मात्रा की आवश्यक है उतना लेना है. और जो द्रव्य है, चूर्ण है आपके,
उसका लेप बन सके उतना क्षीर लेना है। मुझे लगा ही था ये प्रश्न आएगा। एक 3-4 रुग्ण ऐसे आए हैं किलॉइड के। एक में तो बहुत सारा उसको दग्ध के बाद में किलॉइड उत्पन्न हुआ था और उसमें शूल बहुत था, कंडू और शूल। कंडू ज़्यादा था तो उसमें सबसे पहले जलोकावचरण करने के बाद कंडूहर ये टारगेट अचीव हो गया था। उसके बाद में लॉन्ग टर्म के लिए रजनी तेल यष्टि घृत का लेपन करना जरूरी है और जलोकावचरण भी रिपीटेडली करने पड़ते हैं। अगर नित्य उद्वर्तन करते हैं तो वो ये उत्पन्न नहीं होता है। उद्वर्तन करने के बाद में जो हमने अभी मुखलेप देखे हैं, अगर इन मुखलेप का प्रयोग करते हैं तो वो सब चले जाते हैं। मुख के स्रोतस खुल जाते हैं ना, तो उसमें ना स्वेदन बहुत ज़रूरी है। मतलब मान लीजिए पहले आपने स्नेहन कर लिया, आप जो भी द्रव्य उसके रुग्ण के अनुसार फाइनल करेंगे। स्नेहन करने के बाद में मुख की स्टीम लेनी है, उससे स्रोतस स्वेदन की वजह से स्रोतस मुख खुल जाते हैं और उसके बाद में अगर हम उद्वर्तन से मसाज करके लेप करते हैं तो वो पूरे निकल जाते हैं। इंटरनल मेडिसिन में कॉमन ही ड्रग्स है जो हम त्वक दृष्टि के लिए यूज़ कर सकते हैं, वही उनका प्रयोग हो जाता है। कॉमनली जहाँ पे स्रोतस जहाँ पे लिप्त है, जहाँ पे वेद की संचिति ज़्यादा है, वहाँ पे हमें आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग करना पड़ता है। उसके साथ में हम गंधक रसायन दोनों में, ये व्यंग और तारुण्य पेटिका दोनों के लिए सिर्फ आपको दोष और रुग्ण बल और व्याधि बल देख के उनको निश्चय करना है। गंधक रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। महामंडिष्टादि काढ़ा या पटोलादि काढ़ा, महामंडिष्टादि घुनवटी, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यष्टि चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। सारीवा मंजिष्ठा घुनवटी भी मिलती है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं इन दोनों में। खालित्य कहना है क्या उनको? इंद्रलुप्त, हाँ, उन द्रव्यों का कर सकते। खालित्य में जहाँ पे संजनन करना है तो सबसे पहले कुछ भी उत्पन्न करना है, जैसे आपको खेती करनी है, कुछ उगाना है, तो सबसे पहले वो क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो द्रव्य आए हैं, गणों का जो उल्लेख आया है, वहाँ पे आचार्यों को अपेक्षित है कि संपूर्ण देह की शुद्धि हो, स्थानिक भी शुद्धि हो और उसके बाद में इन द्रव्यों का लेप अगर हम करते हैं या अभ्यंतर भी प्रयोग करते हैं तो उससे रिजल्ट आते हैं। ये रुग्ण भी बहुत पूछते हैं। इसमें हमने एक मेहंदी बनाई है, अभी एक स्लाइड में मैंने दिखाई है। जो केश द्रव्य है वो केश द्रव्य वो जो अपनी नेचुरल हीना है उसका मतलब 50% हीना लेनी है, 50% जो द्रव्य है अपने केश वो लेने हैं। इनका अगर हम लेप करते हैं, मेहंदी लगाते हैं आपला, तो वो रंजन करते हैं, लेकिन वो ब्लैक कलर नहीं करते हैं, वो रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं। उसमें ब्लैक लाने के लिए लोहे की कढ़ाई में अगर हम लोह भस्म डाल के ये सब द्रव्य रख के, जैसे भृंगराज वगैरह त्रिफला आमलकी है ये सब, इन सबको 2 रात रख के फिर अप्लाई करते हैं तो हमें ये डाई का काम करते हैं। लेकिन पूरा काला ही चाहिए, ऐसा अभी तक तो अचीव नहीं हुआ। फिर भी ग्रंथ में एक योग आया है, आपने पढ़ा होगा, इक्षु रस में रखकर बनाने वाला। उसमें भृंगराज और बहुत सारी द्रव्य है अन्य, और मृत्तिका है। मृत्तिका के भी 2 भेद है। किसी ने कहा है कि मिट्टी ले लो जिस प्रांत में आप रहते हैं वो, या फिर लोह भस्म लेने को कहा है। मैंने वो दोनों ट्राई किए हैं और वो सब द्रव्य इक्षु रस में मिलाकर उनको 1 महीने तक 30 दिन के लिए ज़मीन में पूर के रखना है, या किसी दूर जहाँ पे लाइट ना आए या आपका स्पर्श ना हो या आप ना देख सके ऐसी जगह पे 1 महीने के लिए रखना है। वो मैंने किया है, 2-3 प्रयोग किया है। तो वो बनने के बाद जब हम 1 महीने के बाद उसको कुकी को खोलते हैं, वो सब मिश्रण देखते हैं, तो वो कम्प्लीटली ब्लैक कलर का अच्छा नेचुरल डाई बन जाता है। उसके आगे और ग्रंथ में उसका प्रमाण नहीं आया है कि कौन सी द्रव्य किस मात्रा में लेनी है, वो एक दिक्कत है। मैंने मेरे हिसाब से लिए थे। तो वो बनने के बाद में प्रॉपर डाई दिखता है काले रंग का। अप्लाई के बाद में भी वो बाल जो सफ़ेद है वो काले दिखते हैं, लेकिन धोने के बाद में वो रंग चला जाता है।
एक एप्लीकेशन के बाद। तो उसमें थोड़े प्रयोग ज़रूरी है कि जैसे वो डाई तो बन गया है, वो कितने दिन तक आप कंटिन्यूस यूज़ करते हैं और उसके बाद में आपको कलरिंग या डाई का पर्पस साध्य हो जाता है। ये आप कर सकते हैं, उसमें इजीली अवेलेबल द्रव्य है। एक बार ग्रंथ में देख लीजिए, वाग्भट में ही है वो योग बना के देख लीजिए और ट्राई कीजिए विथ जेल नेचुरली। और ये जो हम बनाते हैं कार्बोकोल का जेल, वो नेचुरल तो तो कोई भी पल्प ये जेल हो जाता है। जैसे आपको मान लो पपाया यूज़ करनी है या फ्रूट का पल्प आपने ले लिया और फ्रूट मसाज आपने हेड पे कर लिया, या एलोवेरा का जैसे ये कॉमनली यूज़ है, तो वो चल जाता है, वहाँ का पोषण कर जाता है बालों का, सिर का। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म करना है तो इन्हीं द्रव्यों का जो हम वर्कशॉप में सिखाते हैं उसको सेल्फ लाइफ बढ़ाने वाला कम से कम साल भर टिकने वाला जेल हम बना सकते हैं। मैंने बताया था वहाँ पे घी ही यूज़ करना है सबसे पहले। मतलब पाली जो हम बनाते हैं नेत्र बस्ती की, वहाँ पे हमें उड़द की दाल जो रहती है वो यूज़ करनी है, माश, और उसको पीस के लाना है। और उसके साथ में हम गेहूँ गोदूम भी मिला सकते हैं अगर वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो, लेकिन ग्रंथोक्त माश ही है। और उसके अंदर जो द्रव्य डाले जाते हैं वो घी ही, घृत ही योजना होनी चाहिए। ऑयल मत यूज़ कीजिए आँखों के लिए। और सिद्ध घृत हम कॉमनली यूज़ करते हैं त्रिफला, लघु त्रिफला, यष्टि, शतावरी। 2 प्रकार होते हैं चिकित्सा के। चिकित्सा भी नहीं बोलेंगे, स्वास्थ्य रक्षणार्थ, अनुपालनार्थ क्या क्या करना है। सबसे पहले है कि आपको आहारीय द्रव्य यूज़ करने हैं जो रस से काम करते हैं, और दूसरा है चिकित्सा द्रव्य जो वीर्य से काम करते हैं। जो अभी करी लीव्स, ओनियन, मेथी, ये सब आहारीय द्रव्य है, वो रस से काम करते हैं। ठीक है, जो द्रव्य वीर्य से काम करते हैं वो औषधि है। नानौषधि भूतम जगत किंचित, मतलब पृथ्वी पर या सृष्टि में कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जो औषधि नहीं है। सिर्फ हम किस तरह से उसके गुणों का विचार मन में रख के प्रयोग करते हैं, उससे उसके लाभ बदलते हैं। तो ये है ही। लेकिन जब रुग्ण आपके पास आता है तो आप होम रेमेडी की बजाय उससे वीर्यवान द्रव्य जो हमारे पास में इजीली अवेलेबल है उनका प्रयोग करें तो बेहतर है। कड़ी पत्ता तेल वापरना अभी हाँ, हम लोग बनाते हैं कड़ी पत्ता का, अभी जो करी लीव्स का ऑयल है वो भी हम बनाते हैं। एक रुग्ण मैं बताती हूँ, इस क्या बोलते हैं, इस होम रेमेडी की वजह से आया था। रात के 11 बजे, पहचान के ही थे, उनका फ़ोन आया कि मुझे पिछले 3 रातों से रात के 12 बजे के बाद में या सोते समय सिर में या हस्त में बहुत कंडू उत्पन्न है और बहुत सारा जलन है, दाह भी है। तो मैंने पूछा आपने कुछ लगाया था सिर पे या वो? तो उन्होंने कहा कि मैंने ओनियन की पेस्ट, ये जो अभी आपने कहा ना कांदा, उसकी पेस्ट बना के मैंने यूट्यूब पे देखा था और कुछ द्रव्य डाल के उसका लेप किया था, उसके बाद में ही ये उत्पन्न है, उसके पहले नहीं था ना, ये कंफर्म हो गया था। तो बस उनको मैंने वहाँ पे दुर्वा स्वरस, दुर्वा इजीली अवेलेबल है, अभी वर्षा ऋतु चालू है तो हरिद्रा में मिक्स करके उसका लेप कहा था। और नेक्स्ट डे कहा था आप चिकित्सालय में आके सिद्ध तेल, सिद्ध घृत लेके जाइए। तो उनका नेक्स्ट डे फ़ोन आया कि मैं रात भर अच्छे से सोई और मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। अब 11 बजे उनको दुर्वा कहाँ मिली, तो उनका खुद का घर था, नीचे गार्डन था, वहाँ पे अवेलेबल थी। तो उन्होंने ये भी पूछा था कि रात को ये पौधे तोड़ते नहीं तो क्या करते हैं, क्या करूँ, कैसे करूँ, तकलीफ़ तो बहुत हो रही है। तो वही उनको कहा था कि नमस्कार करो, दुर्वा को भी मंगल है वो, उसको कहो कि मेरी व्याधि हर करने के लिए आप मुझे मदद करो। और फिर आप एक 7-8 ही दुर्वा चाहिए या मुट्ठी भर, उतने लेके आइए, उसका अप्लाई कीजिए। फिर उनका कम्प्लीटली गया, एक ही एप्लीकेशन के बाद वो तकलीफ़ नहीं रही बाद में। अगर उनमें व्याधि दोष बाहुल्य ज़्यादा है तो शोधन करना ज़रूरी है। शोधन से कुछ देर के लिए करना है जब तक आपके दोषों का बल कम हो जाता है। उसके बाद में स्वास्थ्य का अनुपालनार्थ हमें शमन नस्य देना है। मर्श प्रतिमर्श नस्य हम दे सकते हैं, 2-2 बूंदे
2 टाइम्स, शाम को 5-6 बजे और मॉर्निंग में ऐसे हम दे दे यष्टि घृत या शतावरी घृत, यष्टि तेल, शतावरी तेल या पंचेंद्रिय वर्धन तेल, इसका लाभ हो जाता है। नहीं और स्टार्टिंग में अगर शोधन करना है तो 6 बिंदु तेल का हम प्रयोग कर सकते हैं। 8 बिंदु अगर हम यूज़ करने वाले हैं तो बेटर है कि बोनस से आप खुद करें चिकित्सालय में। अगर सरसों तिल का नित्य स्नेहन करते हैं आईब्रोज पे तो बाल उगना शुरू हो जाता है। उसमें भी अगर आप आईब्रोज पे मर्मस्थान छोड़ के पहले जलोकावचरण करें और उसके बाद में ये स्नेह द्रव्य यूज़ करें, वहाँ पे आप माउंसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसको अतिलोमा कहा है, माउंसी का पर्याय है वो, तो माउंसी तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ जी। इसमें क्या है, अगर वो सहज उत्पन्न है, कुछ चीज़ें ऐसी है सहज उत्पन्न है, जैसे आयु, बल, वर्ण, तेज, ये रूप, ये जन्म से उत्पन्न चीज़ें हैं या भाव है शरीर के। तो वर्ण जो है वो अगर शरीर में पहले से यही उत्पन्न है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका जो मालिन्य है, मलिनता है, उसका तेज जो है कम हो गया है, वो उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब जिसको आभा बोलते हैं, प्रभा बोलते हैं। लेकिन जो जन्म से पूरा काला है वो अच्छे से पिंक नहीं हो जाता। ओके, एक बार। और अगर किसी का जन्म से पिंक कलर का या सम्यक कलर का था और बाद में व्याधि उत्पन्न होने के, बहुत से जीर्ण व्याधि हो जाते हैं तो उसके बाद में, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो उसके बाद में भी ओष्ठ काले पड़ जाते हैं, तो अगर ऐसा है तो वहाँ पे गंडूश, यष्टि घृत का या यष्टि तेल का नित्य करना चाहिए। और एप्लीकेशन के लिए भी यष्टि और रजनी, यमक स्नेह, यष्टि घृत और रजनी तेल, इसका यमक स्नेह हम लगाते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है उसमें। नस से भी करें उसके साथ में इन्हीं द्रव्यों का, यष्टि घी का। जी। सनस्क्रीन ऐसी चीज़ या मॉडर्न में जो उसमें यूज़ किए जाते केमिकल्स है वो तो मैं कुछ यूज़ नहीं करती, या सनस्क्रीन नाम का कोई भी प्रोडक्ट मैं नहीं बनाती। आप अगर मेरे प्रोडक्ट के लिए देखेंगे तो वही प्रोडक्ट्स है जिसमें हम चिकित्सा कर सकेंगे या जो एक्चुअल में ज़रूरी है। ठीक है, सनस्क्रीन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है या उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर हमें कोई द्रव्य ऐसे देने हैं जो धूप से त्वचा जो काली पड़ जाती है, टैनिंग बढ़ जाता है, उसको कम करना है, तो वहाँ पे चंदन, उशीर, मुस्ता, यष्टि और अनंता, इन द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। और उसी का हम लोशन भी बनाते हैं। अभी 221 लोग हो गए हैं हमारे फैमिली में, वो सब लोग अलग अलग तरह के क्रीम्स एंड लोशन बनाते हैं। तो बस ये आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो तो ये सब कौन से द्रव्य कहाँ पे कैसे यूज़ करने हैं, किस फॉर्म में देना है, इसका हमें मार्क्स दिखता है। जैसे किकवीस भी है, मैं कंटिन्यू करती हूँ थोड़ा। किकवीस है ना, गर्भिणी को 7वें-8वें महीने में बहुत कंडू आ जाता है, बाद में वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं जिसको, वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसके लिए ग्रंथ में चंदन का उल्लेख आया है, अन्य भी द्रव्य है, तो उन्हीं द्रव्यों का हम अगर सिद्ध तेल, सिद्ध घी या उसकी बनाई हुई क्रीम, लोशन दे देते हैं तो विद इन फ्यू एप्लीकेशंस वो कंप्लीट कम हो जाती है। सबसे पहले तो वो खुद 7 दिन में खुद के खुद चले जाते हैं, लेकिन आप उसमें यष्टि घृत एप्लीकेशन के लिए दे सकते हैं, तो उससे व्रणरोपण, वहाँ पे व्रणरोपण ये चिकित्सा इम्पोर्टेंट है। और सम्यक व्रणरोपण हो जाता है। आपने शोधन, जो व्रण का शोधन करते हैं ना जलोकावचरण के बाद में, उसका ब्लीडिंग अच्छे से हो जाना, और उसके बाद में एप्लीकेशन, वहाँ पे एप्लीकेशन के लिए हरिद्रा, अर्जुन, इनका प्रयोग आप करते हैं तो वो व्रण उत्पन्न नहीं होते, समझ में भी नहीं आता। गंडूश और ये जो करंज, निम्ब, खदीर, इन द्रव्यों का दंतमंजन बहुत ज़रूरी है। अगर ये दंतमंजन करते हैं और गंडूश का प्रयोग करते हैं तो ये व्याधि उत्पन्न होते ही नहीं है, इससे ये चले जाते हैं। त्रिफला तेल, कषाय रस के द्रव्यों का, सिद्ध द्रव्यों का तेल का गंडूश के लिए प्रयोग करना चाहिए।
उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रियाल जो पता है सबको, चारोली प्रियंगू प्रियाल, उसको दूध के साथ में अगर हम पेस्ट बना लेते हैं, उसका अप्लाई करते हैं तो वो कम हो जाता है, उद्वर्तन सब चला जाता है। क्योंकि मेद जो है, एक तो क्या होता है यहाँ पे होने के विभक्त घनगात्रत्वम जो बताया है वो उसका लैक्यूना वहाँ पे हो जाता है स्थौल्य में, ठीक है। मेद की संचिति इतनी हो जाती है कि अगर वो उनमें स्वेद प्रवर्तन बहुत ज़रूरी है, स्वेद प्रवर्तन के लिए उनको हमारी तरफ से स्वेदन करना, वृक्ष स्वेदन, या फिर उनको व्यायाम करने को कहना चाहिए। उसके बाद में नित्य वृक्ष उद्वर्तन का प्रयोग करना चाहिए। और उससे भी जाके आगे जाके अगर कुछ करना है तो हम वहाँ पे सिद्ध घृत का प्रयोग कर सकते हैं, यष्टि चलेगा वहाँ पे। यही जो दिनचर्या में बताया या जो मैंने बताया वही है। सबसे पहले तो जो स्प्लिटेड है उनको सब कट कर देना चाहिए नीचे के, ठीक है, सबसे पहली बात वो, क्योंकि वो जो दुभंग विभाजित हुए हैं वो नहीं जुड़ जाते, तो उनको कट कर देना चाहिए। और अभी तक जो हमने डिस्कस किया दिनचर्या विधि पालन से लेकर द्रव्य सब चिकित्सा प्रयोग हम करेंगे तो बाल अच्छे हो जाते हैं और दो मुँह बाल की कंप्लेंट पूरी चली जाती है। शिरोभृंग न करना ये, और गर्म जल से स्नान, शिर स्नान, ये हेतु रहते हैं उनमें। और एक बात, इसमें ड्रायर यूज़ करते हैं क्या, देखो सबसे पहले मतलब आपने सब किया, ये शिरोभृंग बोला, शिरोधारा किया, नस्य किया, और वो अगर पेशेंट गर्म जल से, बहुत उबले हुए गर्म जल से स्नान करता है सिर पे, शिरोभृंग नहीं करता है, और आगे चल के बाल धोने के बाद में ड्रायर से हेयर ड्राई करता है, उष्ण चिकित्सा, रुक्ष चिकित्सा वहाँ पे अगर हेतु है तो वो बंद करने चाहिए। एक बार आपने हेतु बंद कर लिए, आहार में भी आप स्निग्ध आहार, उष्ण आहार दे देते हैं, तो अल्टीमेटली सब धातुओं से उत्पन्न ये मल है, केश जो है एक बार उत्पन्न हो गए तो आयु के लिए, पूरे आयु के लिए वही नहीं रहते हैं ना, वो गिर जाते हैं, नए उत्पन्न हो जाते हैं। ये साइकिल इतनी सूक्ष्म रहती है कि हमें समझ में नहीं आता, और एक के बाद में एक ऐसा चलता रहता है, इसलिए कभी टक्कल पूरा खालित्य नहीं हो जाता है। जब ये क्रिया जल्दी हो जाती है, श्रियते तत्शरीरम ना, कम होना, जीज होना, ये तो होता ही रहता है। जब इसका स्पीड आपका ज़्यादा हो जाता है और पोषण, पुष्टि का, स्वास्थ्य का पालन, ये सब कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली व्याधि उभर कर आती है। तो इसका स्पीड कम करना है, इसका हमें बल बढ़ाना है, स्वास्थ्य का। तो जो चीज़ें मैंने बताई वो करेंगे तो डेफिनेटली कम हो जाता है। अगर बहुत सारे हैं तो सार्वधिक शोधन करना पड़ता है, रस रक्त दृष्टि प्रामुख्य से वहाँ पे रहती है। और एप्लीकेशन के लिए शतधौत घृत का अगर उसमें, क्योंकि कॉपर यूज़ करते हैं ना, तो नित्य लेपन करने से भी वो कम हो जाती है। कुछ एक हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के रूप में थे, उनमें बहुत सारे तिलकालक उत्पन्न होने शुरू हुए थे, तो पहले नाभि के आसपास जंघा प्रदेश में, और फिर अभी मन्या से ऊपर आने लगे थे। जब मुख पे आने लगे तब वो चिकित्सा के लिए आए थे, तो उसमें हम लोग रजनी तेल और उसके साथ में यवक्षार, हरिद्रा, दारवी इनका प्रयोग करते थे ॲप्लिकेशन के लिए। ज्यांना कोणाला हवा आहे आमचा नंबर आहे, आमच्याशी संपर्क करा। सर्व प्रॉडक्ट्सची लिस्ट आहे, ते वैद्यांसाठी विशिष्ट डिस्काउंट आहे, तो तुम्हाला सगळी ती माहिती तिथे मिळेल आणि तुम्हाला प्रॉडक्ट मग कुरिअर केले जातील जर पुण्याच्या बाहेर असाल तर। हां, एकच शेवटी एक गोष्ट सांगू का, आहे का 5 मिनटं? हाँ, एक कथा मैं बता रही हूँ आप सभी को। एक इंसान रेगिस्तान में जाता है, वहाँ पे देखता है कि उसके पास में जो बॉटल थी पानी की वो ख़त्म हो गई है और कहीं पे भी जल नहीं है। वो बहुत दूर तक चला जाता है, चलता चलता बहुत थक भी जाता है। सामने उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है, किसी आशा से कि अभी जल मिलेगा, उस आशा से वो उस झोपड़ी में चला जाता है। तो वहाँ देखता है, वहाँ पे उसको हापसा हैंडपम्प जो रहता है वो दिखाई देता है। आप सोचिए रेगिस्तान में अगर आपको हैंडपम्प दिखाई दे, आप बहुत प्यासे हो, तृष्णा लगी हो, तो कितना आनंद होगा। जैसे वो अपने जाके हैंडपम्प से पानी निकालने लगता है, वो देखता है उसमें पानी नहीं है। में उस हैंडपम्प के बाजू में एक बॉटल रखी हुई रहती है जो पूरे पानी से भरी रहती है।
और वहाँ पे एक कुत्ती भी रहती है। बहुत बड़ी दिक्कत में हो गया कि पानी तो चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और ये यहाँ तो बोतल है पूरी भरी हुई पानी से, इससे मैं आराम से अभी बल प्राप्त कर सकूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि पंप में डालो, तो क्या करूँ। बहुत सोचने के बाद फिर वो धैर्य करता है और वो पानी वो हैंड पंप में डाल देता है और पंप हिलाने लगता है और चमत्कार हो जाता है। उसके बाद में उस पंप से बहुत सारा पानी चला आता है। फिर वो पानी पी लेता है। फिर वही बॉटल, हाँ वहाँ पे और भी लिखा रहता है आप ये पानी यूज़ करने के बाद फिर से बॉटल यहाँ भर के रखो ताकि जो कोई आगे आने वाला है उसको मदद मिलेगी। वो पानी भर के रख देता है और फिर आनंदित मन से वहाँ पे और एक ऐड कर देता है सेंटेंस कि आपका पानी ये यूज़ करने के बाद आप फिर से पानी भर के रखिए और विश्वास रखिए पानी आता ही है। तो ये जो है विश्वास रखिए, अपने शास्त्र पे हमें विश्वास रखना है कि हम अगर शास्त्र में दी हुई चिकित्सा अप्लाई करते हैं सम्यक बुद्धि से तो रिजल्ट आने ही वाले हैं। बस विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए शास्त्र के ऊपर, सफलता आपकी राह देख रही है। धन्यवाद।